हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में ये हमारी एक नई सीरीज है लेट्स क्रैक इंडियन ज्योग्राफी। लेट्स क्रैक इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में हमारे लगभग 4 से 5 पार्ट आएंगे और इसमें न केवल हम वर्ल्ड की बल्कि इंडियन ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे। उसी दिशा में ये हमारा पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हम अक्षांश, देशांतर और बेसिक जानकारी लेंगे ज्योग्राफी के संदर्भ में। इसके बाद हम अपने सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि आखिरकार भारत के संदर्भ में क्या स्थिति है, और उसमें भी हम ये देखेंगे कि भारत के संदर्भ में भारत के भौतिक विस्तार की क्या स्थिति है। ठीक है, तो अपने इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। पहला पार्ट है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक इंडियन ज्योग्राफी 2.0 सीरीज के मिसलेनियस टॉपिक की बात है। अर्थात हमने अपनी इंडियन ज्योग्राफी को कवर कराने के लिए मोटे तौर पे 2 से 3 पार्टों को रखा है, और उन 2 से 3 पार्टों को कवर कराने में हमने पहले आपको मिसलेनियस टॉपिक को कवर कराने की कोशिश की। वास्तव में मिसलेनियस टॉपिक हम उस टॉपिक को कहते हैं जो वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेट होते हैं। कई बार क्या होता है कि जब भी ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं या हमें जब भी कोई ज्योग्राफी पढ़ाता है, तो वो या तो हमें ज्योग्राफी ऑप्शनल के बेस पे पढ़ा देता है, और या तो हमें वो ज्योग्राफी में पीएचडी कराने के लायक बना देता है। बट कोई भी पर्सन, मैंने जितने लोगों को भी देखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है कोई भी पर्सन आपको ज्योग्राफी यूपीएससी को ध्यान में रख के और यूपीएससी में भी आपको प्रीलिम को ध्यान में रख के नहीं पढ़ाता है। मेंस में तो पढ़ा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि मेंस में, प्रीलिम में क्वेश्चन मेंस में कैसे आता है, जीएस में। ठीक है, बट हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको जो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे वो पूरी की पूरी यूपीएससी के प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगी, ताकि आपका 2021, 22, 23 में जब भी आप प्रीलिम दें तो आपका ट्रेडिशनल के पोर्शन से जो क्वेश्चन आए उसको आप अच्छे से कवर कर सकें। ठीक है, एक और खास बात आपको बता दें हम ज्योग्राफी पढ़ाने से पहले, वो खास बात ये है कि आज के दौर में जब ज्योग्राफी होती है तो ज्योग्राफी की इतनी महत्ता नहीं रहती जितनी कि इन्वायरमेंट की हो जाती है, और इसी कारण ज्योग्राफी का एक सबसे बड़ा पोर्शन वो इन्वायरमेंट में शामिल हो जाता है। आप यहाँ पे भी उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में पढ़ेंगे, आप यहाँ पे भी जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आपको यही टॉपिक पढ़ते हैं। कृषि के बारे में आप यहाँ पे भी पढ़ते हो और उसे एनवायरनमेंट में भी पढ़ते हो। तो हमने आपके लिए जो पूरी कोशिश की है वो क्या की है कि हम आपको जो ज्योग्राफी का कोर एरिया है, कोर का मतलब जो एनवायरनमेंट में पढ़ा दिया उसको यहाँ पे रिपीट ना करें, जो करंट में आपको पढ़ा दिया उसको यहाँ पे रिपीट ना करें, और आपको केवल और केवल वो टॉपिक पढ़ाएं जो ज्योग्राफी में पढ़ना ही चाहिए। और जब आप यहाँ पे उन टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आप एनवायरनमेंट से लिंक करना, आप करंट से लिंक करना, आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी का पोर्शन प्रीलिम की दृष्टि से कवर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप हमारे इस टॉपिक की या इस पूरी सीरीज की महत्ता को समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे बेसिक जानकारी से आपको पढ़ाएंगे और उसके बाद आपको करंट और एनवायरनमेंट से आपको लिंक करना होगा। ठीक है, अब बात आती है कि साहब ठीक है, इतनी बातें आपकी हम सारी मान लिए, लेकिन ये तो हमें एक बार बता दो कि यूपीएससी के प्रीलिम में 2021 और 22 में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला टॉपिक तो यही आता है अक्षांश और देशांतर को लेके, और इसमें बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है। आप में से अधिकांश बच्चों ने 2018-19 का पेपर देखा होगा, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि भाई साहब आप ये बताइए कि कौन देशांतर के समानांतर है। बिल्कुल, मतलब कि कोई भी देशांतरी रेखा दिल्ली से होकर जाती है तो उसके बराबर या उसके नजदीक में कौन पड़ता है। तो ऐसा तो क्वेश्चन पूछ लिया है, बट अब अक्षांश पे पूछेगा, और अक्षांश पे हो सकता है कि आपको किसी शहर का नाम दे दे, कर्क रेखा के संदर्भ में दे दे। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये कैसे पता होगा? तब पता होगा जब आप अक्षांश के बारे में, देशांतर के बारे में बेसिक जानकारी ले रखे होंगे। तो हम आपको अक्षांश और देशांतर कवर कराएंगे, और जब अक्षांश और देशांतर हम आपको पढ़ा देंगे तो आप में से अधिकांश बच्चों को पता होना चाहिए कि आपका क्लाइमेट के अंतर्गत जो मौसम चैप्टर है या जो हम आपको मानसून के बारे में पढ़ाएंगे वो आपका कवर हो जाएगा। आपका ऋतुओं को परिवर्तन के लेकर जो सर्दी, गर्मी, बरसात या बसंत ये आती हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये पता चल जाएगा कि 6 महीने का दिन, 6 महीने की रातें क्यों होती हैं।
और जब ये बातें क्लियर हो जाएंगी ना, तो इन्वायरमेंट का यहाँ पे एक टॉपिक जो होता है वो क्लियर हो जाएगा कि साहब जो पृथ्वी होती है उसमें जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वहां पे सबसे ज्यादा बारिश क्यों होती है, वहां पे सबसे ज्यादा जैव विविधता क्यों होती है, और उससे जब हम ऊपर जाते हैं तो जैव विविधता उतनी ही कम क्यों होती जाती है। एक तो ये क्लियर होगा, और साथ ही आपका जो आगे हम टॉपिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ाएंगे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन है, शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कौन है, टुंड्रा और टैगा के वन कौन है, वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और आप में से जो भी बच्चों से छोटे छोटे मतलब परिवार में जो आपके बच्चे होंगे आजकल, उनको बड़ा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि साहब ये पृथ्वी है, इसमें आर्कटिक सर्कल कौन सा है, अंटार्कटिका कौन सा है, कर्क रेखा कौन सी है, मकर रेखा कौन सी है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे। और जो एक गंदा टाइप का क्वेश्चन मुखर्जी नगर में पढ़ने वाले अधिकांश ज्योग्राफी के बच्चे बकर बकर करके पूछते रहते हैं बच्चों से, वो क्या है कि ये बताओ कि अक्षांश रेखा की लंबाई कितनी होती है, देशांतर की कितनी होती है, दोनों के मध्य दूरी कितनी होती है, अक्षांश घटता है कि बढ़ता है, देशांतर समान रहता है कि घटता है बढ़ता है, भारत की स्थिति क्या है पृथ्वी में। ये गंदे टाइप के क्वेश्चन वो भी हवा में आपके क्लियर हो जाएंगे। और जब ये क्लियर हो जाएंगे तो हमारे काफी सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अर्थात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये आज ज्योग्राफी की, और इसको आप समझ गए तो आगे के सारे टॉपिक अपने आप समझते चले जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बतानी है वो ये कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं और आपको जो व्यक्ति पढ़ाता है तो उसमें गड़बड़ क्या हो जाता है कि वो वर्ल्ड ज्योग्राफी को आपको पढ़ा देता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, और आपसे वेगनर का सिद्धांत बता दो, भूपर्पटी के बारे में बता दो, सियाल और सीमा के बारे में बता दो, है ना, एस तरंगे पी तरंगों के बारे में बता दो, भूकंप के बारे में डिटेल में बता दो, ज्वालामुखी में भी कौन सा शंकुधारी ज्वालामुखी, काल्डेरा ज्वालामुखी, लेकोलिथ, बेकोलिथ, फलाना लिथ, वो लिथ, ये सब क्वेश्चन ऑप्शनल का है, यूपीएससी का प्रीलिम का नहीं है। यूपीएससी आपसे कहती है प्रभु ज्योग्राफी में आप हमें केवल इंडियन ज्योग्राफी पे बताओ, और इंडियन ज्योग्राफी पे भी रिवर पे बताओ, इंडियन ज्योग्राफी पे भी हमें प्रायद्वीपी उसके विभाजन पे बताओ, इंडियन ज्योग्राफी पे आप हमें उसके अपवाह तंत्र पे बताओ, इंडियन ज्योग्राफी पे उसकी मिट्टी के बारे में बताओ, उसकी एग्रीकल्चर के बारे में बताओ, उसके मानसून के बारे में बताओ, और इनमें भी जो सबसे ज्यादा बताओ तो वो दो बातों पे बताओ, अपवाह तंत्र के बारे में और मानसून के बारे में। यानी कि हम अगर मोटे तौर पे कहें तो इंडियन में भी हमें अपवाह को सबसे ज्यादा पढ़ना है और मानसून को सबसे ज्यादा पढ़ना है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आता तो आप कहोगे साहब मूर्ख बनाते हो क्या, भूमध्य सागर पे क्वेश्चन आता है तो कौन सही करेगा, साहब काले सागर पे क्वेश्चन आता है कौन सही करेगा, कर्क रेखा मकर रेखा पे क्वेश्चन आता है कौन सही करेगा, फलानी नदी उस जगह पे गिरती है कौन सही करेगा, ये आइलैंड उस सागर में या किसी और सागर में कौन सही करेगा। तो वो प्रभु हम करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाते हैं, इतने नाराज मत होइए, करंट अफेयर्स में आपको वो सारे टॉपिक कवर करा देते हैं, तो आपको यहाँ पे नाराज होने की जरूरत ही नहीं है। तो जब करंट में वो टॉपिक कवर होता है तो फिर उसको इंडिपेंडेंट रूप से क्यों पढ़ाएं। तो इंडिपेंडेंट रूप से हम केवल और केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको जो पढ़ाएंगे वो करंट में जितना पढ़ाया है उसको संक्षिप्त कर देंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि यानी सर करंट को क्या हम अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे ज्योग्राफी की नज़र से, तो पढ़ेंगे। उसके लिए आपको एक स्पेशल क्लास हम प्रोवाइड कराएंगे मैपिंग की। यहाँ पे वैसे आधी चीज़ें हम कवर कर देंगे आज मैपिंग की, बट उसके लिए एक स्पेशल मैपिंग की क्लास होगी, और उसमें खास बात क्या होगा कि मई 2020 से लेके सितंबर 2021 तक जो भी करंट में लोकेशन, जो भी रिवर, जो भी रीजन इंपॉर्टेंट रहा है, जैसे कराबेक रीजन हो गया, ठीक है, भूमध्य सागर हो गया, नील नदी हो गई, विक्टोरिया हो गया, दक्षिणी चीन सागर हो गया, पीला सागर हो गया, सुकोत्रा आइलैंड हो गया, जितने भी हिंद महासागर आयोग में शामिल होने वाले देश हैं वो सब हो गए, उनको कवर कराएंगे। समझ गए। तो ये मैपिंग की एक इंडिपेंडेंट होगी जो कि करंट से संबद्ध होगी, उसका इससे कोई वास्ता नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे आपको जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे उसमें केवल अक्षांश और देशांतर के संबंध में जानकारी देंगे, और बेसिक तौर पे आइलैंड वर्ल्ड के बता देंगे, समुद्र बता देंगे, कौन कौन से देश किस किस से जुड़े हैं वो बता देंगे, कर्क रेखा मकर रेखा क्या होती है इसे बता देंगे। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे।
और जब हमारा सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम इंडियन ज्योग्राफी पे काफी डेप्थ में जाएंगे, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, भारत की आकृतियों को लेकर पढ़ेंगे, पठार और पहाड़ियों को लेकर पढ़ेंगे। हालांकि आज हम काफी सारी पहाड़ियां, काफी सारे आपके बंदरगाह, बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उनको कवर करा ही देंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। उम्मीद है कि हमारा पर्पज, हमारा मकसद आप समझ गए। तो फालतू का कुछ भी मत पढ़ना। जो भी बुक आती हैं, आप लोगों नाम तो नहीं ले सकता किसी भी बुक का, यूपीएससी की तैयारी के लिए ज्योग्राफी की कोई बुक नहीं बनी है। जो भी आप बुक खरीदे हो 400-400 पन्ने की, 500-500 पन्ने की, मूर्ख हो। खरीदवाने वाला उससे भी बड़ा मूर्ख है। ठीक है, तो आपको सबको कोने में रख देना है। प्रीलिम के लिए केवल यही नोट्स पढ़ना है, यहां तक कि मेंस के लिए भी वो बुक नहीं पढ़नी है। अगर दिल में बहुत बड़ी तमन्ना है, बहुत ही बड़ी इच्छा है, तो नई एनसीईआरटी जो बुक है या ओल्ड एनसीईआरटी जो बुक है, नई में भौतिक भूगोल के सिद्धांत वाली पढ़ लेना और भारत के भूगोल के बारे में पढ़ लेना। वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम अपनी क्लास आपको कवर करा देंगे। समझ गए? उसमें एनसीईआरटी कंपाइल ही होगी, तो आपको ज्यादा बुद्धि और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, सारी किताबें उठा के रख दो। कुछ बच्चे कहेंगे साहब कल ही तो 350 की बुक लाए थे, ऐसा आप क्यों पाप कर रहे हो? तो करना पड़ता है। ठीक है, नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं आता है, खाम आप बोरियत वाला सब्जेक्ट मत बनिए। और इसीलिए देखिएगा हमने ज्योग्राफी को आपको सबसे लास्ट में शुरू किया है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आधा तो हम आपको कवर ही करा दिए हैं करंट अफेयर्स में, तो यहाँ तो बस खाना पूर्ति करनी है, वो हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। तो हम अपनी क्लास की अब शुरुआत करते हैं। आज जो हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे, इससे पहले हम आपको कुछ बेसिक चीजें बताएंगे। मतलब बेसिक का मतलब होगा हम आपको बताएंगे कि अर्थ होती क्या है, अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ कैसे घूमती है, अर्थ में कैसे प्रक्रियाएं बदलती हैं, कैसे दिन रात होता है, कैसे रात दिन होता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल सिंपल सा है वो क्लियर हो जाएगा, जो आप में से अधिकांश बच्चों का क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं इस चीज को बिल्कुल बेसिक तरीके पे। तो पहली बात आती है कि ऐसी हमारी कुछ अर्थ होती है। आप देख रहे होंगे मैंने इस अर्थ को पूरा सर्कल में नहीं बनाया, मैंने इस अर्थ को जो बनाया है वो पूरा का पूरा किससे बनाया? जियोड शेप में। इस शेप को बोलते हैं जियोड। ठीक है, जियोड का क्या मतलब? जियोड का मतलब होता है कि ऊपर से और नीचे से इसको प्रेस किया जाए, ये कहलाती है जियोड। अर्थात इसके जो मध्य के भाग हैं बाहर को निकले हुए हों थोड़े थोड़े, इसलिए जियोड शेप कहलाती है। आप में से अधिकांश बच्चों ने संतरा देखा होगा। ठीक है, संतरा कुछ ऐसे भी होते हैं। ठीक है, आपने अंडा देखा होगा। अंडा हालांकि कुछ ज्यादा ही जियोड वाले से भयंकर हो जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा जियोड होता है, अर्थात ऊपर थोड़ी थोड़ी चपटी होती है। तो इस शेप को हम कहते हैं जियोड आकार है। तो आपको पहला क्वेश्चन तो यही समझ में आ गया कि साहब अर्थ का जो शेप है वो क्या है? जियोड टाइप का। दूसरी चीज जो है यहाँ पे वो आपको याद रखनी है, वो क्या कि अर्थ के इस शेप के साथ साथ यहाँ पे कई सारी रेखाएं खींची जाती हैं जो अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से होके जाती है। वो कौन सी रेखा कहलाती है? उस रेखा को हम नाम देते हैं कि ये हमारी भूमध्य रेखा है या कहें विषुवत रेखा है। नाम याद रखना कि इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? मतलब अर्थ को हमने दो पार्ट में बांट दिया, दैट्स कॉल्ड विषुवत रेखा या कहें भूमध्य रेखा। अब एक बात बताएं, अर्थ ये दो भाग में बट गई, तो जो ऊपर का हिस्सा कहलाता है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, पता होना चाहिए क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता होता है। नीचे का जो भाग है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। इतनी बातें क्लियर हो गई? चलिए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है कि ये जो भूमध्य रेखा है ये वास्तव में हम मान के चलते हैं कि ये 0 डिग्री की रेखा है, अर्थात ये यहाँ पे शून्य की स्थिति को दर्शाती है। लेकिन जब हम इससे ऊपर चलते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और ऐसे करते करते यहाँ पे हम 23.5 डिग्री पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही 23.5 डिग्री ऊपर की ओर, ऐसे ही 23.5 डिग्री नीचे की ओर, सेम टू सेम होता है। और ये ऊपर हाईएस्ट पे जाता है कितना? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री के बाद कोई भी रेखा नहीं आती। कहा जाता है कि 90 डिग्री इसकी एक अंतिम सीमा है। ठीक है, तो 90 डिग्री तक ये रेखाएं होती हैं जिसमें 23.5 डिग्री तक या कहें विषुवत रेखा से ऊपर की ओर 23.5 डिग्री जाने पे हम इस रेखा को एक नया नाम दे देते हैं। और इस रेखा का नाम क्या होता है? इस रेखा का नाम होता है साहब कि ये एक कर्क रेखा है।
क्या रेखा है? कर्क रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऊपर होती है यानी कि लोग कैंसर से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है यहीं पे नीचे की ओर या कहें दक्षिणी गोलार्ध में खींचे जाने वाली जो रेखा है 23.5 डिग्री पे, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? चलिए, अब ये जो रेखाएं खींची गई हैं, 3 रेखाएं, तो ये 3 हमने मोटी मोटी मानी है। वैसे इस पूरे के पूरे अर्थ में, जो ये पूरी अर्थ होती है, इसमें अनंत रेखाएं खींची जाती हैं। 1 डिग्री पे, 1 डिग्री पे करके ऐसे बहुत सारी रेखाएं खींची जाती हैं। और इन्हीं सीधी रेखाओं को, मतलब वो रेखाएं जो अर्थ को उत्तर और दक्षिण में बांटती हैं, ध्यान रखना क्योंकि उत्तर और दक्षिण में बांट रही हैं, तो इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? यही रेखाएं कहलाती हैं अक्षांश। क्लियर? इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। अर्थात अक्षांश वो रेखाएं हैं जो अर्थ को 2 भागों में या कहें अर्थ को उत्तर और दक्षिण के भागों में डिवाइड करती हैं, या अर्थ में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, वो कहलाती हैं हमारी अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड रेखाएं। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? चलिए, इतनी बातें आपको क्लियर रखना है। बाकी अभी हम 3D के माध्यम से आपको ये सारी चीजें पूरी क्लियर कराएंगे और तब आपको एक कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो उन चीजों को हम यहाँ पे कवर कराते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे क्या है। हाँ, यहाँ पे खास बात जो है, जो मैं बताना चाह रहा था, अक्षांश मैंने आपको बता दिया। अक्षांश जब मैंने आपको बता दिया तो दूसरा प्रश्न उठता है इसको लेके देशांतर को। देशांतर, पहले वर्ड को ही समझ जाओ। देशांतर, देशांतर का मतलब होता है देशों के मध्य अंतर, ठीक है। अब देशों के मध्य अंतर कैसे होता है? एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना। भारत यहाँ पे है, अमेरिका यहाँ पे है, चाइना यहाँ पे, जापान यहाँ पे है, ठीक है, अमेरिका, साउथ कोरिया यहाँ पे। क्या ऐसे क्रम में देश लगे हैं क्या? नहीं भाई, ऐसे क्रम में थोड़ा ना लगे हैं। आपको जो देश मिलेंगे ऐसे मिलेगा ना, भारत, चाइना, ठीक है, रसिया, फिर यहाँ पे ब्रिटेन, फिर यहाँ पे अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ सॉरी साउथ अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ऐसे मिलते हैं ना। तो ये क्या करेंगे? ये इनके अंतर को दिखाएंगे। तो कैसे अंतर दिखा सकते हैं भाई साहब? यहाँ पे ऐसे रेखाएं हम खींचते हैं, ठीक है, बिल्कुल खरबूजे की तरह जैसे हम करते हैं ना शेप, ऐसे रेखाएं बनाएं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो शेप होगा ना, ये जो शेप होगा, ये रेखाएं ऐसे जाएंगी, मतलब बिल्कुल के बिल्कुल एक सेंटर से, एक एक केंद्र से, जो ऊपर का केंद्र है इसी से जाएंगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि देशांतर जो रेखाएं जाती हैं वो एक ही बिंदु से होके जाती हैं। अक्षांश जो होते हैं उनके लिए अलग अलग बिंदु होते हैं, और देशांतर जो रेखाएं हैं वो देश के अंतर को दिखाती हैं कि ये इंडिया है, ये चाइना है, ये रशिया है, ये ब्रिटेन है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब एक बात और, इसको और बड़ी पिक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी पिक्चर का मतलब जो हमने अक्षांश देशांतर पढ़ा है, तो इसको एक बार एक पूरे सर्किल में नोटिफाई कर दें, और फिर हम आपको इसके बारे में और थोड़ी बेसिक सी जानकारी, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारी ये एक पूरी अर्थ है, ठीक है, मान लीजिए हमने ये पूरी अर्थ मान ली। ये जब हमने अर्थ मान ली तो हमने आपसे क्या कहा कि ये जो सर्कल है, ये सर्किल में होते हैं, ठीक है, ये हमारा भूमध्य रेखा हुई, ये हमारी यहाँ पे दूसरा सर्किल, ये यहाँ पे हमारा तीसरा सर्किल, ये सारे सर्किल ऐसे ही जाएंगे। और आप देख रहे हो एक चीज यहाँ पे ईमानदारी से बताना कि ये सर्किल जब ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो भूमध्य रेखा पे इनकी लंबाई कम है कि ज्यादा है? साहब ज्यादा है। ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इनकी लंबाई क्या हो रही? कम हो रही है। मतलब उत्तरी ध्रुव पर आते आते इन सर्किल की लंबाई क्या हो गई? कम हो गई। अर्थात अक्षांश की खास बात क्या है कि अक्षांश भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जब जाते हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर जब जाते हैं, तो उनकी जो लंबाई है वो कम होने लगती है। इतनी बातें क्लियर हो गए? चलिए अब एक बात बता दो,
ये हमने पॉइंट यहाँ पे माना था और यहाँ से हमने बोला था इस पॉइंट की ओर आएगा, यहाँ से 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 इस पॉइंट की ओर आएगा और यहाँ पे इस पॉइंट की ओर आएगा। तो आप बताइए क्या इनकी लंबाई कम हो रही? इनका तो सर्किल सेम नहीं था, लेकिन ये जो देशांतर वाली रेखाएं हैं इनका सर्किल तो साफ अलग अलग हो गया ना। तो देशांतर की खास बात क्या है कि इनकी लंबाई सेम होती है। इनकी उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव तक की जो लंबाई है वो सेम ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जो अक्षांश हैं उनकी लंबाई में परिवर्तन होता रहता है। इतनी ही बातें आपको यहाँ पे मोटे तौर पे समझनी थी, समझ के बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं समझना है। अब हम आपको 3D के माध्यम से इन सारी पिक्चर्स को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिएगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और बताना था, वो ये कि जो हमारी ये जो अर्थ है ना, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। 23.5 डिग्री का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। इसमें 23.5 डिग्री मतलब टिल्टेड है, झुकी हुई है अक्ष पे। अभी आपको 3D के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। तो पहले आप ये देखिए अर्थ के बारे में, फिर हम आपको 3D के माध्यम से दिखाते हैं कि अर्थ कैसे झुकी हुई है। ये आप समझिए, ये देशांतर रेखाएं हैं। ऐसी देशांतर रेखाएं एक दूसरे को आपस में लिंक करती हैं, ठीक है। दूसरी खास बात यहाँ पे जो है आपको जो मुझे दिखाना है वो ये कि अर्थ ऐसे रोटेट करती है, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा। अभी हम आपको इसको फिर से दिखाएंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य के चारों ओर ऐसे दीर्घवृत्ताकार कक्षा में हमारी जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गई। ये ऐसे यहाँ पे कक्षाएं, ये आपको तो यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको स्क्रीन दिख रही होगी, जैसे ये आप देख रहे हैं हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी की खास बात क्या है कि ये पृथ्वी हमारी दिखने में आपको बिल्कुल जियोड टाइप की लग रही होगी, ठीक है। शेप में बिल्कुल जियोड लग रही है और ये यहाँ पे रोटेट होती है। खास बात इसकी क्या है रोटेशन की, कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट होती है, ना कि पूर्व से पश्चिम, अर्थात ये यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ठीक है। पहली बात आपको ये याद रखना है। दूसरी बात जो याद रखना है, अक्षांश और देशांतर को लेकर वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं ताकि आपको उसका भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी में कुछ ऐसी ये रेखाएं खींची जाती हैं। आप में से कई सारे बच्चों को लग रहा होगा कि साहब रियल में रेखाएं होती हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये सब की सब काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। काल्पनिक रेखाओं के संदर्भ में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जब ऊपर से अक्षांश खींचे गए हैं नीचे की तरफ आते आते उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, और ऊपर से ही यहाँ पे देशांतर खींचे गए तो एक तरीके के बॉक्स बन गए। आप देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से ये आर्कटिक सर्कल है, और यहाँ पे ये पॉइंट आप देखिए 90 डिग्री पे, ठीक है। और 90 डिग्री पे जो ये पॉइंट आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सब के सब एक ही बिंदु से जुड़े हैं। लेकिन आप यहाँ पे अक्षांशों को देखें, ये गोल गोल सर्कल क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्रुवों पे छोटा हो गया, थोड़ा ध्रुवों से नीचे आए तो बड़ा हो गया, फिर और नीचे आए तो और बड़ा हो गया, और नीचे आ रहा है तो और बड़ा। मतलब कि जब हम भूमध्य रेखा की ओर आएंगे, जब हम विषुवत रेखा की ओर आएंगे, तो हमारा जो ये अक्षांश का सर्कल है वो बड़ा होता जाएगा, जबकि देशांतर जो होगा वो नॉर्मल वैसा ही रहता जाएगा। आप देख रहे हैं, तो ये आपको इक्वेटर मिली। अब जब आपको इक्वेटर मिल रही है तो आपने एक चीज और देखी होगी। क्या देखी होगी आपने? खास बात यहाँ पे कि इक्वेटर जो आपकी है ये 0 डिग्री को नोटिफाई कर रही है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये 10 डिग्री जो वेस्ट है ना, ये देशांतर है, लेकिन जो ये आपकी इक्वेटर है ये आपकी 0 डिग्री को नोटिफाई कर रही है। क्यों? क्योंकि आप ऊपर देखिए 5 डिग्री नॉर्थ दिखा रहा है, नीचे 5 डिग्री साउथ दिखा रहा है, तो ये हमारा 0 होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अच्छा साहब ऐसे पूरी की पूरी पृथ्वी को बांटा गया है, और मोटे तौर पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के रूप में हम बस नोटिफाई करते हैं ताकि हमें ये याद रहे। बाकी हमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, एक क्वेश्चन जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा वो प्राइम मेरिडियन के बारे में, ठीक है। ये हमारी समय रेखा होती है, तो इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, और कैसे समय को हम चेक करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं 0 डिग्री इसको माना जाता है, ठीक है, देशांतर के रूप में। देशांतर 0 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ब्रिटेन वालों ने पूरे देश पे कब्जा कर रखा था, पूरे विश्व पे, तो उन्होंने अपने ही हिसाब से, अपने ही क्षेत्र से, लंदन से ही इस लाइन को निकाल दिया,
ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है। और यही लाइन क्या होती है, उधर भी जाती है उस तरफ को। कुछ बच्चों को मैप समझ में नहीं आता कि मैप खुलता कैसे है, ठीक है, तो आपको हम देखो दिखाते हैं। ये बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे जा रही है, इसको सीधा तो कर दें, हाँ ये देखो, ये यहाँ पे पीछे भी आती है प्रशांत के पास में, ठीक है, जो प्रशांत पैसिफिक ओशियन है। और आपको दिखा दें कि मैप कैसे खुलता है, आपकी जो किताब में मैप है वो कैसे खुला है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता, हम ये मानते हैं अरे भाई यहाँ पे तो गोल दिखा रहा है, वहाँ पे ऐसा चपटा, ये कैसे हो गया। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। यहाँ पे आपके सामने ये पिक्चर एक आने वाली है, हाँ ये तो नहीं, इसके पहले वाली, ये भी नहीं, हाँ ये वाली देखिए। ऐसे मैप को हम अर्थ में ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। वैसे हमारा क्या होता है, पूरा खुला होता है, लेकिन हम अर्थ के रूप में इसको अलास्का से ऐड कर देते हैं और तभी हमें लगता है कि अच्छा हमारा मैप कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा मैप है, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। बस इतनी ही बातें आपको यहाँ पे याद रखनी थी, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये मैप पूरा ज्योग्राफी का समझ में आया होगा। आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिका सर्कल, ये आपको चीज़ें समझ में आई होगी। लेकिन अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं और बताने जा रहा हूँ, वो क्या कि ये जो अक्षांश होते हैं ना, इनको ध्यान से देखना। अक्षांश के बारे में एक चीज़ ध्यान से देखना, वो क्या कि दो अक्षांशों के जो मध्य की दूरी है, दो अक्षांशों के जो मध्य की दूरी है ये सेम रहती है हर जगह पे, जहां पे भी जाएंगे ये हमेशा सेम रहेगी। डिग्री के हिसाब से 111 किलोमीटर मानी जाती है। लेकिन जो देशांतर है ना, इनकी दूरी अलग अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे देखिए कि यहाँ से ये निकल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है, ये देशांतर की दूरी बीच की अलग हो गई। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देशांतर की दूरी अलग हो गई। कहते हैं कि भूमध्य रेखा के पास पे जब आते हैं या विषुवत रेखा पे जब आते हैं तो देशांतर के रेखाओं के मध्य की दूरी सबसे अधिक होती है। लेकिन ध्रुवों पे जब ये देशांतर पहुंचते हैं तो यहाँ पे इनकी रेखा क्या होती है, शून्य। तो आप ये देख सकते हो। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है, बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको एक बार हम फिर से यहाँ पे मैप के माध्यम से दिखा देते हैं कि जैसे ये हमारा बनता था भूमध्य रेखा, ठीक है, ये सीधी नहीं होती, ये यहाँ पे फोल्ड हो जाती है, ठीक है। यहीं पे हमारी बनती थी अगली रेखा, यहाँ पे फिर अगली रेखा, यहाँ पे अगली रेखा, और ये यहाँ पे आते आते ऊपर छोटी हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे नीचे की स्थिति होती है, ठीक है, जिसको हम मकर रेखा के रूप में नाम से जानते हैं। और यहाँ पे नीचे जब आता है तो अंटार्कटिका कहलाता है, ऊपर जो होता है वो आर्कटिक कहलाता है। बट जब देशांतर को देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ पे जो हमारा साउथ पोल है, इनसे मिलाती हुई रेखाएं जाती हैं, ठीक है, इनसे ऐसे मिलाती हुई ये रेखाएं जाती हैं। और इनकी रेखाओं की खास बात क्या है कि दो देशांतर के मध्य सबसे ज्यादा दूरी कहां पे देखने को मिलती है, भूमध्य रेखा पे। क्वेश्चन आया है ऐसा, आपको याद होना चाहिए। दो देशांतरों के मध्य सबसे कम दूरी कहां पे मिलती है, आपकी ध्रुवों पे, ठीक है, सबसे अधिक मिलती है आपको भूमध्य रेखा पे। क्लियर? बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे आपका बन गया। अब एक बात बताओ, ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्या, भूमध्य रेखा। भारत हमारा भूमध्य रेखा पे तो पड़ता नहीं है, भारत हमारा कर्क रेखा पे पड़ता है। कर्क रेखा में कहाँ पे पड़ता है हमारा, कर्क रेखा में हमारा पड़ता है 23.5 डिग्री के ऊपर, ठीक है। अब 23.5 डिग्री के ऊपर जब भारत पड़ता है तो आपसे कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या पड़ता है, 37.5 डिग्री। तो जब ये कर्क भूमध्य रेखा है हमारी, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे हम मानते हैं। तो एक बात बताओ, 37.5 डिग्री कहाँ होगा, ऊपर होगा थोड़ा सा, ठीक है, हमने मान लिया ऊपर होगा। एक बात और बताइए आप हमें, एक बात हमें और बताइए देशांतर के संदर्भ में। देशांतर हमारा यहाँ पे बीच में 0 डिग्री होता है, ठीक है, लेकिन भारत का देशांतर क्या है, 97.5 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो 97.5 कहाँ होगा, ये 0 होगा, ये 10 होगा, ये 20 होगा, ये 30 होगा, ये 40 होगा, ऐसे करके होगा ना। तो मोटे तौर पे यहाँ कहीं पे होगा। अर्थात जो भारत है वो इस गोले में फिट है, केवल एक हिस्से में। तो ये हिस्सा क्या कहलाया, ये तो हमारा हो गया नॉर्थ, उत्तर, और ये हमारा क्या हो गया, ईस्ट। तो भारत की स्थिति ग्लोब में उत्तर पूर्व की है।
आपको ये याद रखना है। कई बार आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन दे सकता है इंटरव्यू में कि ग्लोब में भारत की सामान्य स्थिति क्या है, तो आप बताना ग्लोब में भारत की सामान्य स्थिति उत्तर पूर्व की स्थिति है, ना कि उत्तर पश्चिम, ना कि आपके यहाँ पे पूर्व और दक्षिण। ठीक है, तो भारत हमारा यहाँ पे विराजमान है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको मैप के माध्यम से फिर से एक बार दिखा दूं भारत की स्थिति, ताकि आपको चीजें याद रहें। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं भारत के बारे में। ठीक है, ये ऐसे करके मैं अगर ये कहूँ कि ये भारत हमारा है, तो ये भूमध्य रेखा है, ये उत्तर का क्षेत्र हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरिडियन ये लाइन है, तो आपको इतना बस समझ में आ गया। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए, अब जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो इसी ग्लोब को और भागों में डिवाइड किया जाता है। कैसे? वनस्पतियों के आधार पे। वनस्पतियों में कैसे डिवाइड किया जाता है यहीं पे पढ़ लो, फिर वहां पे हम आपको जरूर पढ़ाएंगे मानसून में। वो ये कि जो ये भूमध्य रेखा होती है, ठीक है, ये हमारी कितनी होती है? 0 डिग्री। भूमध्य रेखा से ऊपर जो रेखा होती है वो कितनी होती है? 23.5 डिग्री। यहाँ पे जो नीचे होती है ये कितनी होती है? ये भी होती है हमारी 23.5 डिग्री। ठीक है, ये आपको क्षेत्र समझ में आया। चलिए, भूमध्य रेखा के संदर्भ में ऊपर से कर्क रेखा और नीचे से मकर रेखा, इनके मध्य का जो ये क्षेत्र होगा पूरा का पूरा, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर रहने वाला क्षेत्र वनस्पतियों के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें। चलिए, इसके बाद जो आता है 23.5 डिग्री ऊपर, वो कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी कि शीत और उष्ण का मिक्सअप, ये ट्रांजिशन का फेज होता है। ठीक है, इससे ऊपर जो आता है वो कहलाता है टुंड्रा और टैगा का क्षेत्र, और ऐसी ही स्थिति यहाँ पे आपको नीचे भी देखने को मिलेगी। तो इसलिए वनस्पतियों के आधार पे भी आपको एक क्रम समझ में आ गया। कई बार यूपीएससी आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे देती है कि भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर या भूमध्य रेखा से नीचे की ओर बढ़ते क्रम में वनों को क्रम में लगाएं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, आप कहोगे ठीक है साहब। दूसरे नंबर पे शीतोष्णकटिबंधीय, बिल्कुल ठीक है साहब। फिर आपसे पूछेगा टुंड्रा प्रदेश के वन, आप कहोगे साहब बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। अब एक बात और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। वैसे हम जब आपको क्लाइमेट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कवर करेंगे। जो ये भूमध्य रेखा होती है, हालांकि अभी हम कॉन्सेप्ट इसका भी बता रहे हैं, जो ये भूमध्य रेखा होती है और कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन का प्रकाश सबसे ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है अभी बताएंगे, लेकिन बस इतना याद रखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा वनस्पतियां होती हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे जैव विविधता होती है। और इसीलिए यूपीएससी ने 2 बार आपसे क्वेश्चन पूछा है, एक 1994 में पूछा है और दूसरा 2015 में पूछा है। और क्या पूछा है कि अगर हम भूमध्य रेखा से, या कहें कि हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं तो जैव विविधता में ह्रास देखने को मिलता है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात, क्योंकि हम ऊपर जाएंगे, पानी कम होगा, वर्षा कम होगी, प्रकाश कम होगा, तो जीव भी कम होंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। और इसीलिए अमेजन वर्षावन, इंडोनेशिया के रीजन का क्षेत्र, अफ्रीका के रीजन का क्षेत्र, भारत का दक्षिण भारतीय जो राज्य क्षेत्र हैं, वहां पे वनस्पतियां, बड़ी बड़ी पहाड़ियां क्यों देखने को मिलती हैं? क्योंकि उसका रीजन यही है। समझ गए? क्योंकि वो कर्क रेखा के नीचे का हिस्सा पाया जाता है। इसीलिए आप देखिएगा तमिलनाडु या दक्षिण भारतीय राज्यों को 2 बार वर्षा मिलती है, और इसीलिए वहां पे ग्रीन एरिया काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, इतनी बातें क्लियर आपको यहाँ पे करनी थी और इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब हम थोड़ा अपनी क्लास की ओर चलते हैं और एक एक क्लास के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तथ्यात्मक चीजें हैं, उन तथ्यात्मक चीजों को कवर करते हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं एक बार आपको यहाँ पे वो वाला भी कॉन्सेप्ट पूरा समझा दें, ऋतुओं के परिवर्तन को लेके, और फिर हम भारत के बारे में चलें, तब आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो एक बार हम ऋतुओं वाले कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे हम क्लियर करा देते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। जो आप पढ़ते हैं ना 21 जून को लेके, सितंबर को लेके, 22 दिसंबर को लेके, तो उस कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आपके पास इसकी पीडीएफ हमने भेज दी है, तो उम्मीद है आप उस पीडीएफ को देख रहे होंगे। तो उस पीडीएफ को ध्यान से पहले देखिए। वहाँ पे एक चीज़ वहाँ पे हमने दे रखी है, वो क्या कि 1 मिनट रुकना, हाँ,
वहां पे हमने एक चीज दे रखी है, एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने बनाया होगा कुछ बच्चों ने। तो उस डायग्राम को देखिए, तो वो डायग्राम हमने कुछ ऐसा बनाया है कि बीच में हमने सन रखा है आपके, ठीक है। इस तरफ हमने आपको अर्थ रखी है, एक अर्थ हमने यहाँ पे रखी है, एक अर्थ हमने यहाँ पे रखी है, एक अर्थ हमने यहाँ पे रखी है। ये 4 अर्थ को हमने रखा है और बीच में सन रखा है। आप जब एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो वहां पे इस डायग्राम को उल्टा बनाया गया है, ठीक है। हमने इस डायग्राम को यहाँ पे सीधा कर दिया है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि वो डायग्राम हमारा कैसा है। हमारा जो डायग्राम है इसमें ये है हमारी भूमध्य रेखा, ठीक है, ये है हमारी मकर रेखा और ये है हमारी कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा को हमने यहाँ पे झुका हुआ दिखाया है, ठीक है। ऐसी ही स्थिति हमने यहाँ पे की है, क्या कि हमने ये अर्थ को ऐसे लिया, ये है हमारी कर्क रेखा, ये है हमारी भूमध्य रेखा और ये है हमारी मकर रेखा, क्लियर। ऐसी स्थिति हमने यहाँ पे ली, ये है कर्क रेखा, ये है भूमध्य रेखा, ये है हमारी मकर रेखा, क्लियर। ऐसी स्थिति हमने यहाँ पे ली कि ये है हमारी कर्क रेखा, ठीक है, ये है हमारी यहाँ पे भूमध्य रेखा और ये है हमारी यहाँ पे मकर रेखा, क्लियर। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, इतनी बातें क्लियर होने के बाद अब हम यहाँ पे डायग्राम को आपको मेंशन करके बताते हैं कि कैसे हमें पढ़ना है। लेकिन आप एक बार फिर से सौर मंडल को एक बार देख लें ताकि आपको पता चल सके कि अच्छा अर्थ कैसे अपने सर्किल में घूमती है। तो आप ऐसे देखिए, बिल्कुल हमने यही चीज बनाई है। क्यों? क्योंकि अर्थ जैसे जैसे रोटेट होती है ना, वैसे ही यहाँ पे सन के जो प्रकाश है वो चेंज होता रहता है। लेकिन आप एक चीज देखना कि अर्थ बिल्कुल वैसे ही सन के पास आती है तो दूसरी साइड जो होती है उसमें अंधेरा हो जाता है और जो सामने होता है उसी पे केवल उजाला रहता है। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है। तो आपको यही चीजें यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डायग्राम को आपको समझाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि हमने यहाँ पे कौन सा चित्र लिया है? मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमने इसको माना है कर्क रेखा, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको माना है हमने मकर रेखा और इसको माना हमने भूमध्य रेखा। यही चीज यहाँ पे हो गई, ये हो गई भूमध्य रेखा, ठीक है। यही चीज यहाँ पे हो गई, ये क्या हो गई? आपकी मकर रेखा, ठीक है। ध्यान रखना, ये मकर रेखा आपकी हो गई। यही चीज यहाँ पे हो गई आपकी क्या? ये हो गई भूमध्य रेखा और ये हमारी क्या हो गई? ऊपर वाली ये हो गई कर्क रेखा। इतनी बातें क्लियर हो गई। और ये हमारी हो गई मकर रेखा। ये चीजें क्लियर रखना यहाँ पे। और ये हमारी कर्क रेखा है और ये यहाँ पे भूमध्य रेखा। सूर्य की स्थिति को लेके वैज्ञानिकों ने ये माना है कि जब 21 जून का दिन होता है तो सन की रेज इस कर्क रेखा के भाग में ऊपर वाले हिस्से में लंबवत पड़ती हैं। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज अगर हम 90 डिग्री पे डालेंगे प्रकाश को तो सबसे ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? सबसे ज्यादा मिलेगा। अर्थात 21 जून को सबसे ज्यादा प्रकाश कहाँ मिलेगा? कर्क रेखा में। अब एक बात ये भी बता दो, जब 21 जून को सबसे ज्यादा प्रकाश कर्क रेखा में मिलेगा तो क्या मकर रेखा में प्रकाश होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? साहब कम होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि 21 जून को कर्क रेखा या कहें उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सबसे ज्यादा दिन तक रोशनी में रहता है या दिन बड़ा होता है, जबकि मकर रेखा में उस समय दिन जो होता है वो छोटा होता है। ये बातें क्लियर हो गई। चलिए, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे कि जब स्थिति हमारी 23 सितंबर की होती है, सूर्य जब हमारा 23 सितंबर तक पहुंचता है तो यही सूर्य मकर रेखा पे भूमध्य रेखा पे लंबवत हो जाता है। और ये स्थिति 2 बार आती है कि एक बार यहाँ पे भूमध्य रेखा पे लंबवत होगा और दूसरी बार कहाँ पे लंबवत होगा? फिर से 21 मार्च को। इसीलिए कहते हैं कि 21 मार्च हो या 23 सितंबर हो, इन दिनों भूमध्य रेखा पे दिन और रात एक समान होते हैं, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता। समझ गए? तो आपको ये बातें याद रखनी है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि मकर रेखा पे, मकर रेखा पे सूर्य कब लंबवत होता है? दिसंबर में। अब एक बात बताओ, भारत किस में आता है? कर्क रेखा में। इसीलिए आप देखना दिसंबर में भारत में क्या होगी? सर्दी होगी। गर्मी कब होगी भारत में? जून के महीने में। अब एक बात बताओ, इस समय दिन कौन सा चल रहा है? सितंबर चल रहा। 23 सितंबर 2 से 3 दिन बाद आने वाला है। तो मतलब हमारे यहाँ क्या हो रही? गर्मी धीरे धीरे जा रही है। गर्मी धीरे धीरे जा रही तो कहाँ पहुंच रहा है? अब सर्दी की ओर पहुंच रहा है। तो ये ट्रांजिशन का फेज आपको समझ में आया। इसीलिए हमारे यहाँ पूरे
वर्ष में कितनी ऋतुएं होती? 4। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु होती है, फिर हमारे यहाँ बसंत होती है, सॉरी बारिश वाली होती मानसून की, फिर हमारे यहाँ शीत ऋतु आती है। ऐसे ऋतुएं हमारे यहाँ बनती हैं। क्लियर? और शरद ऋतु मतलब गर्मी, सर्दी, बरसात, ये 3 ऋतुएं होती हैं। बीच में बसंत का एक है पतझड़ का मौसम आने लगता है। और वो पतझड़ का मौसम आपको कब मिलता है? वो आपको मिलता है 21 मार्च से लेके 21 जून के मध्य को। ये कहलाता है पतझड़ का क्षेत्र। यहाँ पे ना तो ज्यादा गर्मी होगी ना तो ज्यादा सर्दी होगी, ट्रांजिशन का फेज होता है। और इसी समय आप देखेंगे मकर संक्रांति वगैरह, कर्क संक्रांति वगैरह ऐसे त्योहार मनाए जाने लगते हैं। हालांकि वो जनवरी में हमारे यहाँ मनाए जाते हैं क्योंकि वो ट्रांजिशन का फेज होता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि 21 जून को सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पे क्या होगी, तो आप बता देंगे लंबवत होगी। मकर रेखा पे सूर्य की स्थिति कब लंबवत होगी? 22 दिसंबर को होगी। भूमध्य रेखा पे सूर्य कब लंबवत होगा? तो 2 बार होगा, एक 23 सितंबर को और एक 21 मार्च को। तो ये डेटें आपको याद रखनी है, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। अब आपको एक बात बताएं कि हमारे यहाँ महीने कितने होते हैं? टोटल 12। इसीलिए उन महीनों को 4 फेज में डिवाइड किया जाता है। पहला फेज हम ये मान लेते हैं, दूसरा फेज हम ये मान लेते हैं, तीसरा फेज हम ये मान लेते हैं और चौथा फेज हम ये मान लेते हैं। समझ गए? मोटे तौर पे मैं कहूं तो जनवरी से यहां से स्थिति हमारे यहाँ शुरू होती है जो जून तक रहती है, जून से लेके सितंबर तक यहाँ पे रहते हैं, सितंबर से लेके हम यहाँ पे दिसंबर तक रहते हैं, दिसंबर से यहाँ पे जनवरी तक की स्थिति बनी रहती है। तो इसीलिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। एक बात और यहाँ पे याद रखनी जिसपे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो ये कि जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे चमकता है तो मकर रेखा पे स्थिति क्या होगी? मकर रेखा पे दिन छोटा होगा और रातें बड़ी होंगी, और कर्क रेखा पे दिन बड़ा होगा, रातें छोटी होंगी। इतनी बातें क्लियर हो गई। दूसरी चीज, जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पे चमकेगा तो कर्क रेखा का मतलब उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? गर्मी का मौसम होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सर्दी का मौसम होगा। इसीलिए देखिएगा कि आप अफ्रीका के कई सारे रीजनों में देखेंगे वहां सर्दी होगी और भारत में गर्मी देखने को मिलेगी। आप ऑस्ट्रेलिया के रीजन में देखेंगे वहां पे सर्दी देखने को मिलेगी और भारत में गर्मी देखने को मिलेगी। और यही स्थिति उलट कब हो जाती है? 22 दिसंबर को। वहां पे क्रिसमस गर्मी में मनाया जाएगा, हमारे यहाँ क्रिसमस सर्दी में मनाया जाता है। समझ गए? तो ये दोनों में डिफरेंस है। अर्थात मकर रेखा पे जब सूर्य लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होता है, और मकर रेखा पे कहें दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटा होता है। क्यों? आप देखेंगे सूर्य सुबह 8 बजे 9 बजे दिखता है, शाम को 4 से 5 बजे ही अस्त हो जाता है, यानी कि दिन काफी कम हो जाता है। अभी आप देखेंगे सूर्य की स्थिति सुबह 6 बजे निकल आएगा, शाम को 7:15 7:30 तक रहेगा। बट अब आप देखना, अब दिन में घट रहा है सूर्य डेली का डेली। तो ये स्थिति यहाँ पे बनती है। आपको इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मोटे तौर पे मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर ये 21 मार्च कहलाएगा, अगर ये 23 सितंबर कहलाएगा, ये 22 दिसंबर कहलाएगा, ये आपका 21 मार्च होगा, ये 21 जून, ये 21 मार्च होगा, तो क्या स्थिति है? उत्तरी गोलार्ध में हम कहेंगे साहब गर्मी है, दक्षिणी गोलार्ध में हम कहेंगे साहब सर्दी है। यहाँ पे क्या स्थिति होगी कि उत्तरी गोलार्ध में साहब सर्दी शुरू हो जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में साहब बसंत की ऋतु होगी। यहाँ पे स्थिति क्या होगी? 22 दिसंबर से 21 जून के मध्य कि उत्तरी गोलार्ध में साहब सर्दी रहेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की स्थिति आने लगेगी। यहाँ पे क्या स्थिति हो जाएगी? उत्तरी गोलार्ध में बसंत आ जाएगा 21 जून से 21 मार्च के मध्य में, और दक्षिणी गोलार्ध में फिर से सर्दी आ जाएंगी। अर्थात ये सर्दी गर्मी का ट्रांजिशन बना रहेगा। लेकिन 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होंगे। अब एक बात बताओ, जो हमेशा आप पढ़ते हो कि भूमध्य रेखा पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं, तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि यही कॉन्सेप्ट होता है। आप जब ध्रुवों पे भी पढ़ते हो तो वो क्यों पढ़ते हो कि 6 महीने का दिन 6 महीने की रातें होती हैं? क्योंकि यही कॉन्सेप्ट वहां पे भी काम करता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की स्थिति को लेके।
बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये डायग्राम आपको समझना है। अब आपने अगर डायग्राम समझ लिया है तो बाकी जो भी लिखा है ना वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यही पूरा का पूरा लिख दिया है मैंने, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी तक यही बताया, यही सारी बेसिक चीज़ें कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, कर्क रेखा मैंने आपको बता दी, भूमध्य रेखा आपको बता दी। इस पे जो अब की बार क्वेश्चन आएगा वो आएगा कर्क रेखा में कौन कौन से देश हैं, भूमध्य रेखा में कौन कौन से, मकर रेखा पे कौन कौन से हैं। तो आपको हम अभी लिस्ट भी प्रोवाइड करा देंगे, मैप भी प्रोवाइड करा देंगे। करंट अफेयर्स में भी मैंने कई बार आपको बताया है, तो आप लोगों को रट गया होगा, नहीं रटा तो उसको रट्टा मार लीजिए। क्वेश्चन आपसे आजकल ऐसे बहुत यूपीएससी पूछ रही है, ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड है, नाशपाती का आकार है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। देशांतर के बारे में मैंने बता दिया, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। देशांतर क्या करती है, देशों के अंतर को दिखाती है, ये मैंने आपको बता दिया। देशांतर को पार करने मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में हमें लगभग 4 मिनट का समय लगता है। ये बेसिक बातें आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन इसका काम कहाँ पे होगा, इसका काम होगा जब अभी हम आपको पढ़ाएंगे कि एक देश की स्थिति ऐसी है तो कैसे यहाँ पे हम दिन में पहुंचेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हम कवर कराएंगे। अब बात आती है भारत की लोकेशन को लेके, तो इस पे क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछा जा सकता है, वो ये कि भारत की स्थिति बताइए। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे बता दूं, जैसे आपको ये लिखा मिल रहा है 68 डिग्री और फिर 7 और ये डैश, इसको पढ़ा जाता है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट। दूसरा जो आपको याद रखना है वो ये कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। आपको ऐसे ही याद रखना है, 3214 ऐसे नहीं याद रखना है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। भारत की पूरब से पश्चिम तक की दूरी कितनी है, 2933, ठीक है। बस बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना। कमेंट बॉक्स में आप लोग 2 बातें बताएंगे, हालांकि हम चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन आप ही से पूछेंगे कि भारत का सबसे पश्चिमी, ठीक है, क्षेत्र कौन सा है और सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है और भारत का सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हालांकि हो सकता है कम दे ही दिए हों, हम भी कोई कम थोड़ा ना है। भारत 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, आपको ये याद रखना है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जम्मू कश्मीर के पास, भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है तमिलनाडु के पास, मतलब मुख्य भूमि से। द्वीपों में अगर हम बात करेंगे, आइलैंड को भी ऐड कर देंगे, तो ये स्थिति हमारी इंदिरा पॉइंट के पास आती है। इंदिरा पॉइंट नीचे है, इंदिरा कौल जो है वो आपका ऊपर है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो 6.5 डिग्री पे स्थित है। भारत का द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब 2 डिग्री यहाँ पे कम हो गया ना, वो इसीलिए द्वीपों के कारण, क्योंकि हम नीचे और चले गए, ठीक है। वरना हमारा 8 डिग्री 4 मिनट है और 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। बाकी अंतर वगैरह कुछ भी नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ये याद रख लेना कि भारत का पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसे देखा जाता है, ठीक है। इसीलिए आप देखना भारत की लोकेशन हम क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किसी भी देश की वास्तविक लोकेशन को ज्ञात करने के लिए हमें क्या आवश्यक है, केवल देशांतर, केवल अक्षांश, ठीक है, देशांतर व अक्षांश दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओगे साहब देशांतर और अक्षांश दोनों, अगर हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तभी तो बता पाएंगे कि साहब इतने डिग्री अक्षांश से इतने डिग्री देशांतर के मध्य स्थित है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। लो मैंने दे ही दिया नाम, भारत का पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात में, भारत का पूर्वी बिंदु किविथु अरुणाचल प्रदेश में। आपसे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं याद रखेगा, ठीक है, आपको नहीं पढ़ना है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती। इसका क्या मतलब, मानक समय का मतलब होता है टाइम लाइन। आप देख रहे होंगे इस समय विवाद चल रहा है कि भारत को अपनी टाइमलाइन बदलनी चाहिए, क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वो इस चीज पे इशू क्रिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसा थोड़ा ना है कि आप अपने हिसाब से टाइम रखोगे, हमें मतलब दिक्कत होती है क्योंकि आपकी टाइमलाइन हमारी टाइमलाइन से काफ़ी अलग है, ठीक है।
तो ये चीज़ें हमें नहीं देखना है, क्योंकि 2.5 घंटे का डिफरेंस होता है नॉर्थ से ईस्ट में आते हुए। आप बता सकते हो ऐसा अंतर क्यों होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम में क्यों अंतर होगा। अभी आपको मैंने बताया क्या कि हर एक देशांतर के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का। तो यहाँ पे भी कोई एक देशांतर होगी, यहाँ पे भी कोई होगी, कोई यहाँ पे भी होगी, कोई यहाँ पे भी होगी, कोई यहाँ पे, मतलब भारत के ऊपर से कई देशांतर रेखाएं होके गुजरी होंगी। ठीक है, तो भारत के पास से अगर कई गुजरी होंगी और जब गुजरात के पास में वो आएंगी, अरुणाचल प्रदेश में जो होंगी, तो टाइम तो लगा ही होगा ना। तो इस टाइम को इक्वल करने के लिए सरकार ने बीच में एक मानक समय मान लिया, बीच में, कि ना भाई तेरा ना भाई मेरा, एक हम बीच का समय मानते हैं, जो इलाहाबाद, नाम अब नहीं लेंगे, प्रयागराज, जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये कैसे गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, अभी हम आपको सारी चीजें बताएंगे, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी 82.5 डिग्री जो लाइन है, जिसको यामोत्तर रेखा बोलते हैं, जिसको देशांतर रेखा बोलते हैं, वो कहाँ से गुजरती है, भारत के प्रयागराज के नैनी क्षेत्र से। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। अब इनको याद करने का बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, आपके पास जितने फार्मूले पहले के बने रहने देना, लेकिन आप याद कर सकते हैं उमा सीओ। ठीक है, अच्छा नाम है उमा जी का, तो उमा नाम को आप याद कर लें। यू से उत्तर प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, ए से आपका आंध्र प्रदेश, सी से आपका छत्तीसगढ़, ओ से आपका उड़ीसा। ठीक है, तो आपको ये 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा होकर गुजरती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अगली बात है कि कर्क रेखा उत्तरी भारत के बीचों बीच से गुजरती है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है। झारखंड का जो रांची शहर है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक माना जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी। दूसरा तथ्य जो इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो साहब 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब एक बात आपको बताएं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा भारत को 2 बार काटती है। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, मास्टर पगला गए हो क्या, 2 बार कैसे काट सकती है? तो देखो हम आपको दिखाते हैं। ये है हमारी ऊपर क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, आप ये चीज देख रहे हो, ध्यान से देखना। कर्क रेखा यहाँ पर तो काट चुकी ना, यहाँ के बाद दूसरा बॉर्डर शुरू होगा किसका, बांग्लादेश का। हमारे यहाँ फिर से त्रिपुरा में काटती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कर्क रेखा भारत को 2 बार काटती है। अब आपको जो मैं बताना चाह रहा था वो आपको देख लो। यहाँ पे आप ये देख लो, मैथ के खांचे बने हुए हैं, तो यहाँ पे सोचो कोई देशांतर रहा होगा, यहाँ से फिर धीरे 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 करके यहाँ पे पहुंचा होगा कोई देशांतर। ठीक है, 82.5 डिग्री के आसपास। ठीक, इस समय हम कितने पे देख रहे हैं, इस समय हम 19 डिग्री के आसपास, 99 डिग्री पे हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं। ठीक है, आप ये देखो, ये 85 डिग्री है, ये 84 डिग्री है। ठीक है, ये 83 डिग्री है। ठीक है, तो यहीं पे आपको मिलेगा 82.5 डिग्री। ठीक है, आप ये देखो 83 डिग्री यहाँ मिल रहा, ये 82 डिग्री। ठीक है, इसीलिए यहाँ से सीमा बना रहा। क्लियर हो रही इतनी बातें? चलो, यही आपको याद रखने की जरूरत थी। कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि साहब तेलंगाना तो नहीं होगा, तो ये देखो 82.5 डिग्री प्रभु जब यहाँ से जा रहा है, तेलंगाना हमारा तो इधर पड़ता है ना, बहुत किनारे, तो तेलंगाना यहाँ पे नहीं शामिल हो सकता। ठीक है, ये तेलंगाना की यहाँ पे सीमा पड़ती है, और ये हमारा यहाँ से आंध्र प्रदेश से होके निकल जाता है। तो आपको बस ये बातें याद रखनी है। ठीक है, ऐसे यहाँ से होके गुजरता है, इलाहाबाद के पास से, ये देख रहे हो प्रयागराज से जा रही है। ठीक, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। इसी को देशांतर बोलते हैं। आप ये मैथ, आपको लगता होगा अरे बाप रे इतने बड़े बड़े ही खांचे हैं क्या, अरे भाई इसको जूम करोगे ना तो और छोटे छोटे खांचे आ जाएंगे, और जूम करेंगे तो और छोटे छोटे खांचे आ जाएंगे। मतलब जितना छोटा करेंगे, क्योंकि अनंत रेखाएं हैं, 1-1 डिग्री पे हैं, तो बहुत हो जाती है 1-1 डिग्री पे। ठीक है, तो हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन जितना पढ़ना है बस उतना हमने आपको यहाँ पे बता दिया। तो आप ये देख रहे हैं कि 2 यहाँ से होके गुजर रही। अब आपको हम ये भी दिखा दें कि भारत के कौन कौन राज्यों से होके गुजरती है। तो आप यहाँ पे ऐसे देखो जूम करके, तो ये कर्क रेखा आप देख रहे हो, यहाँ पे गुजरात है। ठीक है, आपका गुजरात यहाँ मिला। ये देखो छोटा सा राजस्थान को छूती है यहाँ पे, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि राजस्थान कैसे हो सकता है। तो राजस्थान के क्षेत्र को यहाँ पे छोटा सा टच करती है। ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश को टच करती है। क्लियर? तो यहाँ से आपको ये दिखने में आ रहा है कि हाँ, ये राजस्थान के पार्ट की यहाँ पे बात की जा रही है।
ठीक है। तो राजस्थान को हम यहाँ से समझ सकते हैं, मध्य प्रदेश को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश के बाद फिर आपका उत्तर प्रदेश और फिर आपका छत्तीसगढ़ और यहाँ से झारखंड से होते हुए आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती, ठीक है। तो आपको अभी हम 8 राज्यों के नाम बता दे रहे, उनको आपको पूरी तरह से रट लेना है, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। कौन कौन से राज्य हैं, इनका फार्मूला है गरम सीजे पीटीएम, ठीक है। पेटीएम आप लोग करते हैं तो वही पीटीएम। पश्चिम से पूर्व इनकी लोकेशन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, और आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बच्चे यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं मिजोरम को लेके, ठीक है। तो मिजोरम लोकेशन है, आपको मिजोरम याद रखना है, मणिपुर यहाँ पे लगा के मत आना। आप ये देख रहे हो मिजोरम यहाँ पे, ठीक है। मेघालय और मणिपुर ये सब ऊपर पड़ते हैं, मिजोरम केवल यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है भारत की भौगोलिक सीमा कितने विदेशी देशों को छूती है, तो 7 देशों को छूती है, ठीक है। बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है। बचपन MBA है ना, बचपन भूल नहीं जाना, तो हमने भी ये बना दिया, बचपन में MBA कर लिया किसी ने। बचपन का मतलब बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और आपका ए से अफगानिस्तान। और एक बात आपको बताएं, ये जितनी सीमा है ना, ये सारी की सारी सीमा लेंथ के हिसाब से भी क्रम में है। सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, बांग्लादेश से हमारी सीमा, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, वैसे तो बांग्लादेश से ही टच करती है सबसे बड़ी सीमा हमारी, फिर उसके बाद चाइना से, फिर पाकिस्तान से, फिर नेपाल से, फिर म्यांमार से, फिर भूटान से, और फिर हमारी जो सीमा बनती है वो बनती है अफगानिस्तान से। कुछ लोग कहते हैं अफगानिस्तान से नहीं बनती, लेकिन आपको हमेशा यही कहना है कि हाँ साहब अफगानिस्तान से हमारी सीमा बनती है, क्योंकि POK हमारा है, ठीक है। भारत के 17 राज्य विदेशी धरती को छूते हैं, लेकिन अब 17 की जगह पे राज्य कम हो जाएंगे, लद्दाख भी इसमें केंद्र शासित यूटीज के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये मान के चलिए यहाँ पे 16 राज्य होंगे टोटल जो विदेशी धरती को छुएंगे, ठीक है, और यूटीज यहाँ पे बढ़ जाएंगे। जैसे पश्चिम बंगाल एक राज्य हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं, ये केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएगा, ठीक है। फिर खास बात यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, आपको बस नाम देखना है, त्रिपुरा, मिजोरम, पंजाब, असम, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नागालैंड, गुजरात, बिहार, मेघालय। आपको कि साहब बिहार किससे लगता है, अरे भाई नेपाल से नहीं लगता है, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बाकी एक यहाँ पे हमारा जो ये छिप गया है बेचारा, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो आपको इतने याद रखना है। भारत के 9 राज्य कौन कौन से हैं जो समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं, तो गुजरात हमारा जुड़ा हुआ है समुद्री सीमा से, गोवा जुड़ा हुआ है, कर्नाटक जुड़ा हुआ है, केरला जुड़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तेलंगाना लैंडलॉक हो जाता है, उड़ीसा जुड़ा हुआ, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला जो है यहाँ पे तथ्य वो है भारत के 3 राज्य जिनकी सीमा 3 देशों को टच करती है, ठीक है, मतलब 3 देशों को टच करते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल आपका, ठीक है, किस किस को टच करता है, बांग्लादेश को, आपका दूसरा बताइए नेपाल को, और तीसरा भूटान को, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी स्थिति यही है, ठीक, सिक्किम के बारे में भी स्थिति यही है। तो बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। भारत के 3 राज्य जिनकी सीमा 2 देशों को टच करती है, मतलब 3 राज्य ऐसे हैं जो 2 देशों को अपनी सीमा टच कराते हैं, मिजोरम, उत्तराखंड और असम, AMU, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नाम बदला जाना है अभी। फिर बात आती है भारत के 5 राज्य स्थल अवरुद्ध हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, कि 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी ना तो सीमा किसी देश से टच होती है ना ही समुद्र से टच होती है, यानी कि इंटरनेशनल बॉडी से भी ये नहीं लगते। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इसको आप याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। इसमें यूटीज भी आपकी शामिल है, दिल्ली, ठीक है। भारत के 2 राज्य हैं जो समुद्र और विदेश दोनों को टच करते हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल, ठीक है, समुद्र को भी टच करते हैं, विदेशी धरती को भी टच करते हैं। बहुत ही ज्यादा तथ्यात्मक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ज्यादा रट्टा मत मारना, बस देख लेना। मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के मध्य है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य है, डूरंड भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, 0 डिग्री लाइन भारत और बांग्लादेश के मध्य है, ठीक है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। फिर बात आती है यहाँ पे 24 डिग्री देशांतर भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। भारत के तटीय जो राज्य हैं क्षेत्र के हिसाब से या कहें सीमा के हिसाब से कौन बड़ा है, सबसे बड़ा तटीय राज्य, अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र प्रदेश,
फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र और फिर केरला। ठीक है, तो आपको ऐसे क्रम यहाँ पे याद रखना है। सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से? राजस्थान सबसे बड़ा है, मध्य प्रदेश उसके बाद, महाराष्ट्र उसके बाद और फिर उत्तर प्रदेश उसके बाद, यानी कि ये कमतर होते जा रहे हैं। राजस्थान नंबर 1 पे है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से हैं? तो कच्छ है, लेह है, जैसलमेर है, बाड़मेर है और बीकानेर है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है अरब सागर के कुछ द्वीपीय देश उत्तर से दक्षिण। आपके पास मैप है, मैप में सारे द्वीप आप लोकेट करके इनकी पिक्चर आप हमें टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। पहला द्वीप है ओमान का कुर्रा मुर्रा, दूसरा है सकोत्रा यमन का, तीसरा है मालदीव का, चौथा है सेशल्स, पांचवा है कोमोरस या कामरेस। ठीक है, फिर मॉरिशस। आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे लोकेशन, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा भी कौन सा पाप कर रखा है कि आप मैप भी नहीं दिखा सकते हो। तो देखो आप, ठीक है, यहाँ पे आपको ये मिलेगा सुकोत्रा आइलैंड के बारे में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम और इसको जूम कर, इसको पहले हटाते हैं, नहीं तो सुकोत्रा आइलैंड कुछ नहीं दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे जो क्षेत्र है आपका, हम आपको एक एक क्षेत्र दिखा रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा ओमान का क्षेत्र मासिरा, इसी के पास में आपको नीचे मिलेगा कुर्रा मुर्रा का क्षेत्र। ठीक है, आपके पास बड़ा मैप होगा जो हमने भेजा है, उसमें भी मैप होगा, जो आपके पास बुकलेट है उसमें भी आपको कुर्रा मुर्रा मैप मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी ये लोकेशन दिखी। दूसरा आपका जो यहाँ पे आता है, ये आता है आपका सुकोत्रा आइलैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ पे, हिंद महासागर में या कहें अरब सागर में। ठीक है, फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो मैप आते हैं वो आते हैं आपके इस जगह पे हिंद महासागर के संदर्भ में, जो कि हिंद महासागर आयोग में शामिल है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कोमोरस, मायोट्टे। ठीक है, यहीं पे आपको मिलेगा सेशल्स, यहीं पे आपको कई सारे आइलैंड मिल जाएंगे जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ये आप सेशल्स देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और थोड़ा हमने इस जगह को जूम किया, यहाँ पे आपको मिल गया सेशल्स के छोटे छोटे आइलैंड। ठीक है, आउटर आइलैंड, यहाँ पे आपको मिलेगा चागोस आर्कीपेलगो। करंट में हमने आपको पढ़ाया है काफ़ी बार, आपने इस चीज़ को देखा भी होगा। ये जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी है ये है चागोस आर्कीपेलगो, ये भी हिंद महासागर में है। ना पता हो आप इसे याद रखिए। ठीक है, मॉरिशस हो या रीयूनियन हो, ये भी सबके सब यहीं पे शामिल हैं। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हिंद महासागर आयोग पे क्वेश्चन जब आएगा तो वहाँ पे आइलैंड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ये है यहाँ पे कुछ क्रमागत चीज़ें, आप जब भी देखेंगे तो आपको कनाडा में एक मिलेगा विक्टोरिया आइलैंड, फिर आपको मिलेगा विक्टोरिया झील, फिर आपको मिलेगी विक्टोरिया कैपिटल और फिर आपको मिलेगा विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, ये सबके सब इंपॉर्टेंट है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। आप जब भी मैप की शुरुआत करेंगे तो आपको कनाडा से शुरू होगा और ऑस्ट्रेलिया में जाके खत्म होगा। ठीक है, तो आपको इस सबको लोकेशन कर लेना है कि विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे है, विक्टोरिया कैपिटल किसकी है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कैस्पियन सी के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है कि कैस्पियन सी से कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं, केवल 5 देश, मतलब रॉकेट, अर्थात आर से रसिया, ए से अजरबैजान, के से कजाकिस्तान, आई से ईरान और टी से तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पे हम आपको लोकेशन इसकी दिखा देते हैं ताकि आपको चीज़ें ये वाली पता रहें। यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सी में आपने लोकेशन देखा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, अजरबैजान। ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर लोकेशन मिलेगी किसकी, इस जगह पे कजाकिस्तान की। ये देखो यहाँ पे कजाकिस्तान की सीमा है। यहाँ पे ये याद रखना कि यहाँ तक कजाकिस्तान की सीमा आती है और फिर ये उज्बेकिस्तान को लॉक कर देता है, तो अर्थात उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन से टच नहीं होती, फिर यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान की सीमा टच होती है। तो आपने ये देख लिया। और ये है आपका ईरान, तो आपके यहाँ पे 1 2 3 और ये ऊपर आपका 4 और ये पूरा का पूरा फिर रसिया। ठीक है, रसिया, यहाँ पे यूक्रेन नहीं है, इससे ये रसिया का, ये रसिया। खास बात क्या है, रसिया कैस्पियन से भी टच होता है, रसिया काले सागर से भी टच होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। लेकिन जॉर्जिया कैस्पियन से टच नहीं होता और आर्मेनिया तो ना तो कैस्पियन से होता है ना ही ब्लैक सी से होता है। ठीक है, तो ये लोकेशन आपकी इंपॉर्टेंट हो गई रॉकेट के बारे में। अब ब्लैक सी का देख लें, GTR ग्रुप, इसमें क्या है, जी से मतलब जॉर्जिया, टी से मतलब टर्की। ठीक है, ब्रू का मतलब बुल्गारिया, आर का मतलब रोमानिया, यू का मतलब यूक्रेन,
मोल्डावा नहीं है, क्योंकि देखो लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, इतनी ही चीजें आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। तो रॉकेट हो गया, काला सागर हो गया, जीटीआर बुरू, जॉर्जिया, टर्की, रसिया, बुल्गारिया, ये सारी चीजें आपको याद हैं, रोमानिया, यूक्रेन, ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है अरल सागर के मध्य कौन कौन से देश स्थित हैं। अरल सागर के मध्य कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। काऊ, ठीक है, काऊ गाय होती है ना, तो बस यही चीजें आपको याद रखना। दिखा देते हैं एक बार, यूपीएससी ने इसी पे क्वेश्चन पूछा है अरल सागर को लेके सूखने को, ठीक है। तो ये देखिए काऊ, ये देख रहे हो अभी भी इसका चित्र बिल्कुल बदल गया है काऊ का, ठीक है। तो आपको इसको यहाँ पे याद रखना है, ये हमारा अरल सागर पड़ता है, दोनों चीजों के मध्य में सीमा बनाता है, ठीक है। थोड़ा और जूम करें अगर दिखाई पड़ जाए तो, ये देखिए अरल सी दिखा रहा है, ठीक है। ये अब सूख रहा है, इसी चीज को लेके करंट में क्वेश्चन आया था, 2018 की यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बाकी आपको याद नहीं रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लाल सागर से कौन कौन से देश टच करते हैं, तो सुई मियाज एज, ठीक है। बाकी आपको जो ट्रिक आती है आप अपनी वाली याद रखना, लेकिन मुझे अपनी ज्यादा सरल लगती है। सुई का मतलब सूडान, ई का मतलब इरिट्रिया, एम का मतलब मिस्र या इजिप्ट, ए का मतलब अरब यानी सऊदी अरब, ये वाई का मतलब यमन, जॉर्डन और इजराइल। आपको एक बार लोकेशन दिखा दें, कई बच्चे इजराइल को लेके कंफ्यूज रहते हैं, तो आप यहाँ पे लोकेशन देखिए, ये आपको यहाँ पे मिलेगा रेड सी, ठीक है। थोड़ा और हम ऊपर गए, यहाँ पे ये देखो है रेड सी, ठीक है। ये इजिप्ट आपको लोकेशन इसकी टच हो रही, ये इजराइल है, ये जॉर्डन है। इजराइल को देखो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो सीमा, यहाँ पे इसकी देखो नाक खुल रही है, ठीक है, ये देखो यहाँ नाक खुली, ठीक है। ऐसी ही चीज यहाँ पे जॉर्डन को लेके, तो ये दोनों देश लाल सागर से टच होते हैं, इतना क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे बात आपकी कौन आती है, किस देश की बात आती है, इसको थोड़ा और जूम करिए, ये सऊदी अरब, ठीक है। यानी कि ईरान की सीमा इससे नहीं लगती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ईरान पर्सियन गल्फ का पार्ट है, रेड सी में नहीं है यहाँ पे, ठीक। यमन की लगती है, ओमान की नहीं लगती। इरिट्रिया आपको ये यहाँ पे मिल गया, इसकी सीमा लगती है, ठीक है। और बाद में यहाँ पे आपको आता है क्या, सुई मियाज इज, ठीक है, इजराइल हो गया आपका। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ये अलग हो जाता है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जिबूती वगैरह। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। मृत सागर को लेके इजराइल और जॉर्डन के मध्य, इसकी भी आपको लोकेशन दिखा देते हैं। मृत सागर अभी जब हमने आपको पढ़ाया था वेस्ट बैंक, टेक्सास, ये सारी चीजें, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये है मृत सागर, ठीक है। ये बीच में जो बना हुआ है, ठीक, ये जॉर्डन है, ये इजराइल है। बाकी इसके अंदर आसपास कोई भी देश नहीं, मतलब लैंडलॉक ये कंट्री है, ठीक है, सॉरी लैंडलॉक सी है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। देख रहे हो डेड सी के बारे में, ठीक है। चलिए अब बात आती है बाल्टिक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार एक देवी जी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ने किस में कहा था कि सर बाल्टी से लेके पानी आ रहा है, ठीक है, तो वही बात है। बाल्टिक सागर, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, और फिर यहाँ पे आएगा पोलैंड, जर्मनी, और आपका फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और रसिया। ये 9 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बाल्टिक सागर में। तो देख लेते हैं हम आपको एक बार बाल्टिक लोकेशन। बेल्जियम टच नहीं करता है, ये मैंने कई बार आपको बताया था कि बेल्जियम, याद रखना, आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन दे देगा कि बेल्जियम क्या बाल्टिक सी से सीमा बनाता है, ना तो फ्रांस बनाता है, जर्मनी बस बनाता है। तो आप ये देखो, ये है बाल्टिक सी, ठीक है। बाल्टिक सी में आप देख रहे हो स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, जर्मनी है, ठीक है, डेनमार्क है। अब यहाँ पे एक बात बताना क्या कि सॉरी यहाँ पे आपका, हाँ यहाँ पे एक बात आप ये बताना, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये क्षेत्र कौन सा है, ये वाला। यहाँ तो कोई देश ही नहीं दे रहा है, वास्तव में यही है क्षेत्र रसिया का, ठीक है। रसिया यहाँ पे अपना कब्जा बनाए हुए कालिंगगार्ड का उनका क्षेत्र है, ठीक। तो इसीलिए हम कहते हैं रसिया से भी इसकी सीमा टच होती है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। अगला आता है उत्तरी सागर को लेके, सेम टू सेम इसी के बगल की बात है। यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, नॉर्वे है, जर्मनी है, बेल्जियम, जर्मनी देखो दोनों से टच होता है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है और फ्रांस है। आपको इसकी भी लोकेशन दिखा देते हैं। तो आप ऐसे यहाँ पे देखिए कि ये देखिए, ये है आपका उत्तरी सी, ये आपको उत्तरी सागर मिल रहा। इसका मैप हम आपको भेज देंगे अपने टेलीग्राम पे, हर एक सी का कंट्री से लगने वाले मैप वहाँ पे भेज देंगे। यहाँ पे हम मैप का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ सी आप ये देख रहे हैं, तो नॉर्थ सी से यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, ठीक है, फ्रांस, ये सब के सब यहाँ पे सीमा बना रहे हैं।
तो आपको बस इतना याद रखना है। पोलैंड बनाता है क्या? नहीं। लिथुआनिया बनाता है? नहीं बनाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, बाकी आपको पढ़ना नहीं। भूमध्य सागर, भाई साहब बहुत सारे देश हैं, इतने सारे देश आप याद नहीं रख सकते हो, इसलिए इनकी लिस्ट बस याद रखना। स्पेन, इटली, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, ठीक है, इन सारी लिस्ट को आप याद रखना। लेकिन एक जो बस बात याद रखना, वो याद रखना जिससे क्वेश्चन आपका एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, वो यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है, मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, वैसे नीचे दिया होगा, यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से देश सीमा नहीं लगाते। आपको एक बार मैप दिखा दें, फिर आपको मोटे तौर पे हम बता देंगे कौन कौन से देश सीमा नहीं लगाते, और आपको वही बातें याद रखनी। जैसे जॉर्डन की सीमा इससे नहीं लगती है, ठीक है, भूमध्य सागर से जॉर्डन की सीमा नहीं लगती, भूमध्य सागर से इराक की सीमा नहीं लगती, ईरान की सीमा नहीं लगती, सीरिया की लगती है, लेबनान की लगती है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देखिए अल्जीरिया की लगती है, मोरक्को की लगती है, ट्यूनेशिया की लगती है, लीबिया की लगती है, इजिप्ट की लगती है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब आपको दे देगा नाइजीरिया की लगती है, बिल्कुल भी नहीं, सूडान की लगती है, साहब कहीं से भी नहीं लग सकती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको गलत कराने के लिए होंगे, तो आप उन देशों को याद रखिए जिनकी नहीं लगती है, क्योंकि ऐसे तो आप पागल हो जाओगे। अरे भाई स्पेन की लगती है, फ्रांस की लगती है, इटली तो बेचारा 3 तरफ से गिर जाता है, ग्रीस इसमें दिखाई रहा है, टर्की लगता ही है, इजराइल का तो हमेशा से लग रहा है। ठीक है, तो स्पेन का तो है ही, तो इसमें इतना ज़्यादा मत याद रखिए, वो याद रखिए जिनकी नहीं लगती, जैसे इराक, जैसे आपका ओमान, ठीक है, आपका ईरान, इनकी सीमाएं नहीं लगती हैं, ना ही सूडान की सीमा लगती है। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आपका सऊदी अरब की भी नहीं लगती है इससे, ठीक है, तो आपको उसे भी नहीं याद रखना है। क्लियर हो गया इतनी बातें? चलिए, ये सिनाई पेनिनसुला है, ये आपको नहीं याद रखना है, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर बात आती है पृथ्वी के बारे में, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इक्वेटर से यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पे अक्षांशीय वृत्त छोटे होते जाएंगे, अर्थात ध्रुवों पे इनकी लंबाई कम होगी। तो आपको अच्छे से पता है भूमध्य रेखा पे स्थित देश कौन कौन से, मैंने फिर से यहाँ पे देखो दे दिया। ठीक है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्लियर? कर्क रेखा पे, अच्छा ये भूमध्य रेखा है, मैं भूमध्य सागर समझ बैठा, कोई बात नहीं। भूमध्य रेखा पे देखो कौन कौन से देश लगते हैं, अभी मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा। ब्राजील, कोलंबिया, कांगो, इक्वाडोर, ठीक है, मालदीव, इंडोनेशिया, गबन, सोमालिया, केन्या, किरवाती। क्लियर? ये देश यहाँ पे 10 हो गए, बाकी जायरे और युगांडा। ठीक है, ये भूमध्य रेखा पे, आपको एक बार दिखा देते हैं कि भूमध्य रेखा पे कौन कौन से देश लगते हैं, ताकि आप चीजें बिल्कुल भी भूलें ना। तो देख लीजिए, आप लोग मैपिंग में इसको जरूर करिएगा, बाकी हम आपको इसका मैप भेज देंगे तीनों का, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा से देशों का, तो वो आप जरूर याद रखिए। ठीक है, तो ये देखिए भूमध्य रेखा है, यहां से शुरू करते हैं। तो यहां से आप देखिए ये इक्वाडोर से देखो सीमा बना रही है। ठीक है, ध्यान लगाना, इक्वाडोर से। और यहाँ पे देखो, आप में से अधिकांश बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हो कि इक्वाडोर से तो साहब सीमा बनाती, क्या पेरू से बनाती है? बिल्कुल भी नहीं। आपके मैप में तो दिखेगा पेरू से बना रही, लेकिन आप ऐसे देखो यहाँ पे जूम करके, यहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा नहीं साहब ये पेरू की देखो सीमा नहीं बना रही। और ऐसी स्थिति कर्क रेखा के संदर्भ में हम आपको वियतनाम में भी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया। चलिए, इसके बाद यहाँ पे कौन सा बीच में कंट्री आता है आपका? यहाँ पे बीच में कंट्री आता है आपका ब्राजील। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इक्वेटर, ठीक, यहाँ पे आपका ये पड़ गया ब्राजील, और यहाँ पे आपका ये स्टेट ऑफ अम्पा वगैरह कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका में आपको मिला यहाँ पे साओ टोम, ठीक, गबन, ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, डेमोक्रेटिक ऑफ द कांगो, युगांडा, केन्या और सोमालिया। यहाँ पे रवांडा वगैरह नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इसीलिए मैं आपको ये वाला मैप करा रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखो भारत होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं साहब। ठीक है, मालदीव से लेकिन होके जाता है, तो आप ये देख सकते हो मालदीव इसके जस्ट आइलैंड ही पूरे इसके बिखरे बिखरे हैं। ठीक, तो ये बातें आपको याद हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा और हम आगे चलते हैं। श्रीलंका से टच होता है? बिल्कुल भी नहीं। इंडोनेशिया से आपको जाता हुआ मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब इंडोनेशिया से आगे बिल्कुल ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या ऑस्ट्रेलिया से है इक्वेटर? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बातें यहाँ पे याद रखनी, बाकी वो इधर से मैच नहीं करेगा। ये हो गया आपका इक्वेटर से संबंधित, जायरे, युगांडा, ये सारी चीजें। कर्क रेखा में कौन कौन है? माली है, ठीक है, अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, बहामास है, मैक्सिको है, पश्चिमी सहारा है, और आपका भारत, और फिर भारत।
क्यों 2 बार भारत है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, बीच में बांग्लादेश आ गया था, ठीक, चाइना है, सऊदी अरब है, म्यांमार है, संयुक्त अरब अमीरात है, हवाई द्वीप है, माराटानियो होगा कोई देश एक बेचारा, ठीक है, और ताइवान आपका यहाँ पे, ठीक है। क्या वियतनाम मैंने यहाँ पे कहीं बताया? बिल्कुल भी नहीं साहब, वियतनाम यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो वियतनाम यहाँ पे शामिल नहीं है। बांग्लादेश और ओमान, क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं इनको भी मैप के माध्यम से। तो ये देखिए इधर से ही चलते हैं उल्टा, ठीक है, ये ताइवान आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ताइवान की लोकेशन आपको दिख गई यहाँ पे। लेकिन जब आप पहुंचेंगे ना ताइवान के बाद, यहाँ पे थोड़ा सा और हम करें, हाँ ये देखो, ये आपको वियतनाम की यहाँ पे लोकेशन आपको देखने को मिल रही है। इस जगह पे वियतनाम की लोकेशन, आप कहाँ गया, वियतनाम की देखो ये लोकेशन मिल रही, ऐसा लग रहा है यहाँ से कि हाँ ये टच हो रहा होगा, लेकिन इसको हम जूम करेंगे तो देखना यहाँ पे वियतनाम कितना दूर है। तो यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वियतनाम होके नहीं गुजरता, तो हमें समझ में आ गया कि वियतनाम इससे सीमा नहीं लगाता। क्या थाईलैंड की सीमा लगती है इससे? बिल्कुल भी नहीं लगती। लाओस की लगती है? नहीं लगती, केवल म्यांमार की लगती है। और म्यांमार के बाद फिर भारत की, फिर बांग्लादेश की और फिर भारत की, ठीक है, भारत की देख ली। पाकिस्तान की लगती है क्या? नहीं साहब, पाकिस्तान की नहीं लगती। यमन की लगती है कि ओमान की लगती है? ओमान की लगती है साहब, यमन तो नीचे आ जाता है, ठीक। ये सऊदी अरब की सीमा लगती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए इतनी बातें क्लियर होने के बाद आबू धाबी, ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बात आती है इस जगह पे, थोड़ा और मैं जूम करूँ, हाँ ये यूएई की, यूनाइटेड अरब अमीरत, सऊदी अरब आपने देख लिया। अब यहाँ पे आप आइए, क्या सूडान से इसकी सीमा लगती है? तो आप देखो भाई साहब, सूडान यहाँ से खत्म हो रहा है ऊपर से, तो सूडान से होकर नहीं गुजरता, इजिप्ट से जाता है। इजिप्ट के बाद क्या लीबिया से सीमा लगती है साहब? बिल्कुल साहब, यहाँ पे लग तो रहा है, लीबिया के बॉर्डर बना रही है, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे टच नहीं करता लेकिन यहाँ पे टच करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये नीचे कौन सा कंट्री है आपका, यहाँ पे नीचे कंट्री नाइजर, और नाइजर को 2 बार टच करता है, और फिर देखो यहाँ पे कट भी करता है, देख रहे हो यहाँ पे बॉर्डर, तो नाइजर को भी टच करता है, तो आप यहाँ पे देख लिए। अब इसके बाद कौन सा कंट्री आता है यहाँ पे? नाइजर के बाद यहाँ पे कंट्री जो देखने को मिलता है वो आपका बड़ा सा कंट्री है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका अल्जीरिया, क्लियर। और फिर यहाँ पे आप आइए लास्ट में इस जगह पे, तो आपका ये मॉरिटानिया, ठीक है, ये आपका मिल गया, ये आपका माली मिल गया यहाँ पे, ठीक है। और माली के बाद फिर यहाँ पे आप आएंगे वेस्टर्न सहारा, ठीक है, ये आपको वेस्टर्न सहारा मिल गया। इतनी बातें यहाँ क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं अमेरिका के प्रायद्वीप में। क्या अमेरिका से होकर गुजरता है? बिल्कुल भी नहीं साहब, बहामास आइलैंड जो है वहाँ से और मैक्सिको से, ठीक है। बाकी आपका ये लास्ट में कैलिफोर्निया को छोटा सा टच करता है, क्लियर। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की भी मैंने आपको एक एक दिखा दी, इक्वेटर भी मैंने आपको दिखा दी। अब आपको मुझे दिखानी है क्या? कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो मकर रेखा में इसमें कम है और बहुत सरल है। पराग्वे है, नामीबिया है, ब्राज़ील है, चिली है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, अर्जेंटीना है, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, माडागास्कर, करंट में बहुत पढ़ाया है। ये कंट्री है 10 टोटल, तो 10 को आपको दिखा देते हैं। तो आप पहले इसी को देख लो। यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे मोटे तौर पे क्या दिख रहा है? इस जगह पे मोटे तौर पे आपको चिली दिख रहा है, अर्जेंटीना दिख रहा है, फिर यहाँ पे आपको उरुग्वे नहीं, यहाँ पे आपको पराग्वे दिखेगा, ठीक है, और फिर आपका ये ब्राज़ील दिख रहा। क्लियर, ये बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अर्जेंटीना वगैरह सब हो गया आपका। अब यहाँ से थोड़ा आगे चलें अफ्रीका में। अफ्रीका में आपको यहाँ पे मिला नामीबिया, यहाँ पे आपको मिला बोत्सवाना, यहाँ पे मिला साउथ अफ्रीका, यहाँ पे आपको मोजाम्बिक और यहाँ पे मेडागास्कर। जिम्बाब्वे से सीमा टच नहीं होती, आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। अब इतनी बातें हो गई। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, बस काम खत्म। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बाद पृथ्वी को घुमा देते हैं, समझ गए। इंडोनेशिया से होके गुजर के नहीं जाती है, भारत केवल कर्क रेखा से होके जाता है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ब्राजील एकमात्र देश है जिसमें भूमध्य व मकर दोनों रेखाएं होके गुजरती हैं। कर्क रेखा भारत को 2 बार काटती है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, सॉरी कॉन्टिनेंट बोल रहा हूँ, अफ्रीका जो है आपका, यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखिए, अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं, कर्क, भूमध्य और मकर रेखा, तीनों होके गुजरती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक तथ्य हैं, कभी भी गंदे नहीं होने चाहिए आपके। बाकी आपसे तापी, भूमध्य, आपसे बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चन पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है।
वह अवस्था जब पूरी दुनिया में दिन रात एक समान होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति ऐसी होती है जब भूमध्य रेखा पे सूर्य लंबवत चमकता है तो दिन और रात समान होते हैं, ठीक है। 21 मार्च को बसंत विषु पड़ता है, ठीक है, और 23 सितंबर को आपका शीत के संदर्भ में, ठीक है। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना दिन रात में परिवर्तन का द्योतक होता है, जबकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ऋतु परिवर्तन। कुछ बच्चे इसमें एक नाम से कंफ्यूज रहते हैं, याद कर लो, प्रभु गलती मत करके आना। परिक्रमण और परिभ्रमण आपको दे देता है क्या कि पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं, तो सही बात है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, तो कहोगे बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि परिक्रमा का मतलब किसी के चारों ओर चक्कर लगाना, लगाते हैं ना चक्कर लोग, तो वही बात। तो चक्कर लगाते हो तो वो हो गया सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे। तो हमने कहा कि पृथ्वी साफ परिक्रमा कर रही है। मंदिर जाते हो क्या करते हो? चारों ओर चक्कर लगाते हो ना, परिक्रमा पथ है ना, तो वही चीज है। परिक्रमा करना किसी वस्तु को ध्यान में रख के वो कहलाया परिक्रमण। अपने ही अक्ष पे घूमना, मतलब चिन्नी मिन्नी वो होता है ना, बचपन में होता था दोनों हाथ को खोल के और शक्तिमान बन जाओ, वो कहलाता है परिभ्रमण। शक्तिमान हो गया परिभ्रमण, और सूर्य के चारों ओर घूमना या मंदिर के चारों ओर घूमना कहलाया परिक्रमण। अर्थात जब चारों ओर हम घूमेंगे, परिक्रमा करेंगे, तो कहीं पे सूर्य की रोशनी मिलेगी, कहीं पे अंधेरा रहेगा, तो इससे हम क्या कहेंगे? ऋतुओं का परिवर्तन। और ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब 3-3 महीने का अंतर होता है। इसीलिए आप देखिएगा, सर्दी भी 3 महीने की, गर्मी भी 3 महीने की, बसंत भी 3 महीने का, और आपका इन दोनों की बीच की जो दोनों वाली स्थितियां होती हैं, सर्दी से गर्मी आना, गर्मी से सर्दी की ओर आना, तो किसी में मानसून आ जाता है, किसी में बसंत आ जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यूपीएससी ने क्या, मैंने भी क्वेश्चन पूछा है कि साहब दिन और रात का परिवर्तन किस कारण होता है, तो आप बता देंगे, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं याद रखना है। सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत चमकता है, कितनी बार पूछोगे हमसे? क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। और जब उत्तरी गोलार्ध पे लंबवत चमकेगा तो रातें वहां पे छोटी होंगी और दिन बड़ा होगा, है ना। कुछ बच्चे गाना गाते रहे होंगे, सर दिन रातें कटे ना कटे, लेकिन रातें जरूर कटनी चाहिए, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी कि उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, रात छोटी होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी होंगी, दिन छोटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की प्रकाश ही नहीं मिल रहा होगा। अभी आपको पढ़ाया था डायग्राम में, बस वही है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अब। सूर्य मकर रेखा पे 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया। फिर बात आती है यहाँ पे अगला पोर्शन के बारे में, उसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके संदर्भ में क्या है कॉन्सेप्ट, चलिए इसको देखते हैं। इसमें वही बातें पुरानी जो मैंने आपको बता दी कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े व रातें छोटी होंगी, ठीक है। अगर मान लो मकर रेखा पे चमकेगा, वही बातें हैं आपको जितनी भी मैंने बताई हैं, उन्हीं चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। क्रिसमस भारत में सर्दी में मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में। क्यों? क्योंकि मकर रेखा पे लंबवत होता है। 21 जून को कर्क संक्रांति, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति। जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। 21 मार्च व 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पे लंबवत स्थिति होगी, इसलिए यहाँ पे दिन और रात समान होंगे। बाकी आपको पढ़ना नहीं है, ये दोनों चीजें मैंने डायग्राम बता दी। ये डायग्राम भी मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर करा दिया, आप इसको बना सकते हैं, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। वास्तव में दुनिया में 4 ऋतुएं मानी जाती हैं। कौन कौन? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु और शरद ऋतु। बसंत का मतलब होता है सर्दी से गर्मी की ओर आना, शरद का मतलब होता है गर्मी से सर्दी की ओर जाना, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, बाकी मोटे तौर पे तो आपको पता ही है। बसंत में जाड़े से गर्मी की ओर जाते हैं, शरद में गर्मी से जाड़े की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए दिन व रात बराबर नहीं होते। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तथ्य के रूप में कि दिन व रात बराबर क्यों नहीं होते? क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी होती है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन व 6 महीने की रातें होती हैं। क्यों होती होंगी 6 महीने का दिन, 6 महीने की रातें? आप बताओ। ये ऐसे चित्र आपका बना था, ठीक है। यहाँ पे 3 महीने पे कर्क रेखा पे पड़ा, ठीक है। एक बात बताना, 3 महीने में कर्क रेखा पे पड़ा, फिर यहाँ पे भूमध्य रेखा पे पड़ा। मकर रेखा पे कब पड़ा?
मकर रेखा पे पड़ा जाके क्या 6 महीने बाद। क्यों? क्योंकि 3 महीना यहाँ लग गया, 3 महीना यहाँ लग गया, तो ध्रुवों पे 3 महीने बाद ही तो प्रकाश पड़ेगा ना, इसलिए 3 महीने 6 महीने वहां दिन रहता है, 6 महीने वहां पे रात रहती है। अब यही स्थिति यहाँ पे समझो आप कि यहाँ से जब यहाँ आएगा तो भी 6 महीने का टाइम लगेगा, इसीलिए कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव है उसमें 6 महीने का टाइम होता है। या आप यहां से भी समझ सकते हो कि यहां पे जब सूर्य ऐसे रोशनी पड़ेगा तो उत्तरी गोलार्ध क्या होगा, अंधेरे में होगा, यहां जब आएगा तो दक्षिणी गोलार्ध क्या हो जाएगा, अंधेरे में हो जाएगा। तो ऐसे आप स्थितियों को समझ लीजिए। क्लियर? बाकी आपको यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर 21 मार्च से 23 सितंबर तक 6 महीने का दिन रहेगा। समझ रहे हो? 21 मार्च से 23 सितंबर की स्थिति, ये हो गया आपका 21 मार्च, ये हो गया यहाँ पे 23 सितंबर, ये हो गया आपका 21 जून, ये हो गया आपका 22 दिसंबर। तो आप यहाँ से ऐसे देख सकते हो। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। दक्षिणी ध्रुव पर 21 मार्च से स्टेटमेंट ही ऐसे दे देगा यूपीएससी, तब गलत हो जाएगा आपका, तो इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। दक्षिणी ध्रुव पर 21 मार्च से 23 सितंबर तक 6 महीने की रात होगी। उत्तरी ध्रुव पर 23 सितंबर से, वही उल्टी बातें सब। ठीक है, तथ्य के रूप में मैंने लिख दी है, बाकी आपको इसे पढ़ना नहीं है। अब बात आती है उपसौर पेरीहेलियन। पेरीहेलियन का मतलब होता है वह दिन जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। आप बताओ, ये है सूर्य हमारा, ठीक है, ये है हमारा ऑर्बिट सूर्य का, यहां से जब पृथ्वी चली तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा दूर है, यहाँ पे क्या होगी, सबसे ज्यादा पास होगी, क्योंकि यहाँ पे ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है ना। जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, आप लोग ऐसे नहीं समझोगे। ये देखो, ये जैसे स्थिति है ना, यहाँ पे पृथ्वी है, अभी यहाँ पे क्या दूर है, जब पृथ्वी यहाँ पे आ जाएगी तो क्या होगा, पृथ्वी यहाँ पे पास हो जाएगी। देखो ये पृथ्वी है, ऐसे जा रही है। ठीक, अभी ये पृथ्वी कहाँ पे है, इस जगह पे, ये देखो, ये जो स्थिति है पृथ्वी दूर है, देख रहे हो लंबाई कितनी ज्यादा है। यहाँ पे जब आ जाएगी पृथ्वी इस जगह पे तो इसके काफी नजदीक होगी। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे। ठीक है, ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं क्या, पेरीहेलियन और अपहेलियन। ठीक है, मतलब जब सबसे नजदीक होगी तो हम कहेंगे ये साफ उपसौर का दिन है 3 जनवरी को। ठीक है, सबसे दूर होगी तो हम इसे क्या कहेंगे, उपसौर है, अर्थात 4 जुलाई का दिन। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन याद है, नहीं रखना है। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पारसेक क्या होता है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। करंट अफेयर्स में और बेसिक नॉलेज में मैंने आपको कई बार एक चीज बताई थी, वो क्या, कि जो हमारी ये पृथ्वी होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उत्तरी ध्रुव जस्ट ऊपर हुआ, दक्षिणी ध्रुव जस्ट यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। ये थोड़ा सा यहाँ से कट के होता है। आप मैप अपना उठा के देखिएगा, जो पूरा मैप है आपका इतना बड़ा, उसमें जो भी आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा दूरी पे होगा, थोड़ा यहाँ पे दूरी पे होगा, नॉर्थ और साउथ पोल लिखा होगा। ठीक है, अब ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है, ये तो है यहाँ की भौगोलिक स्थिति का, बट जब हम चुंबक को रखेंगे ना तो वो इस नॉर्थ और साउथ को फॉलो नहीं करेगा, वो थोड़ा या तो ऊपर और नीचे होगा, मतलब थोड़ा एडजस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये बस यहाँ पे ध्यान रखना आपको, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उत्तरी ध्रुव पर प्रिंस ऑफ वेल्स, मतलब उत्तरी ध्रुव कहाँ पे, प्रिंस ऑफ वेल्स में, कनाडा में, और दक्षिणी ध्रुव साउथ विक्टोरिया आइलैंड यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। तो अभी मैंने आपको विक्टोरिया आइलैंड वगैरह पढ़ाया था, राजधानी भी पढ़ाया था, तो आपको पता चल गया। देशांतर की क्या खूबी होती है, काफी लाभकारी मानी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा भी है। तो देशांतर क्या काम करती है, टाइमलाइन का काम करती है, डेटलाइन का काम करती है, लोकल टाइम का काम करती है, स्टैंडर्ड टाइम का काम करती है, जीएमटी टाइमलाइन एंड डेटलाइन का काम करती है, यानी कि जो मीन्स टाइमलाइन है उसके संदर्भ में काम करती है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। 2 देशों के कोणीय अंतर को दर्शाती है, मतलब एक देश ये इनके मध्य का जो कोणीय अंतर है उसको डिफाइन करती है। देशांतर पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के मध्य पूर्व पश्चिम या कोणीय दूरी को दिखलाएगा, मतलब 2 अक्षांश ये हो गए, ठीक है, और ये देशांतर, ठीक है, इसकी एक कोणीय दूरी को दिखाता है, इसको बोलते हैं कोणीय दूरी को। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, मतलब ये वाली कोणीय दूरी। ठीक, ये याद हो गया। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाने वाली देशांतर रेखाएं जो पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व 2 भागों में बांटती हैं। सिंपल सी बात है, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया। क्लियर, प्रत्येक अक्षांश प्रत्येक देशांतर को काटता है और प्रत्येक देशांतर दुनिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, आप समझ गए हो कैसे, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, अक्षांश है पूरे के पूरे। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे क्या है, देशांतर। आपको लगता है कि कोई यहाँ पे अक्षांश बचता होगा, बिल्कुल भी नहीं बचता, सबको काट दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
दूसरा कह रहा है दुनिया को 2 बराबर भागों में, तो एक दुनिया का ये भाग हो जाता है, एक दुनिया का ये भाग हो जाता है। अब ये तो लग रहा है जैसे कॉकरोच बन गया है ना, मतलब हद है। फिर बात आती है ये रेखाएं जो 0 डिग्री प्रधान या उत्तर रेखा या मध्यमान रेखा या ग्रीनविच टाइम, ठीक है, यानी कि GMT से होकर गुजरती हैं, उसको कहते हैं, आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको बताया था लंदन के संदर्भ में कि बीच से एक रेखा जाती है जो 0 डिग्री यहाँ पे होती है, ठीक है। ये 0 डिग्री तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन ये देशांतर की जो 0 डिग्री होती है जो लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है उसको हम बोलते हैं GMT, ठीक है। खास बात क्या है कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं, इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, इन सारे देशों से होकर गुजरती है। आपको एक बार लोकेशन देखो दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये देखो, ये है आपकी ग्रीनविच लाइन, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे किया, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से जाती है बिल्कुल ऐसे, ठीक है, यहाँ से होते हुए यहाँ से बिल्कुल ये सीधे सीधे, ठीक। ये देखो यहाँ से माली, बुर्किना फासो, ये गुआना, ठीक है, और ये देखो टोगो, है ना, ये देखो टोगो, ठीक है। ये देख रहे हो आप, यहाँ से टच होती है, क्लियर। तो आपको ये प्राइम मेरिडियन दिख रहा है, देखो नाम लिखा हुआ, ठीक है। और यही चीज़ आपको बता दें, ये यहाँ पे ऐसी है ना, सेम टू सेम यही चीज़ वहाँ पे भी जाती पीछे ग्लोब में, ठीक। यहाँ पे ये देखो, ये ग्लोब में, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, समझ गए। तो यहाँ पे ऐसे होके जाती है और फिर जाके मतलब पूरा एक दूसरे से ऊपर नीचे से वो बना हुआ है शेपाकार, क्लियर। इतनी बातें, चलिए इतनी बातें आपको यहाँ क्लियर रखनी थी। ये रेखा विश्व की समय निर्धारक रेखा, अर्थात ये जो रेखा है ना, ये ऐसी रेखा जो बनी है ये समय को निर्धारित करती है। मतलब ये 2 भाग में पृथ्वी को बांट देती है, बोलती इस तरफ के जो लोग हैं वो जल्दी जग जाते हैं, इस तरफ के जो लोग हैं वो लेट जगते हैं। तो इसी संदर्भ को ये निर्धारित करती है, ठीक है। साउथ अटलांटिक ओशियन से होकर गुजरती है GMT, अभी मैंने आपको दिखाया। 2 देशांतर वृत्त 180 डिग्री को पूरा करते हैं। आपको मैंने बताया एक यहाँ पे हो गया और एक इसके पीछे हो गया, तो दोनों मिला के क्या हो गया 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम ग्रेट सर्किल के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, जब भी हम ये रेखा को मानते हैं ना, बीच वाली को, मान लो ये हमारी अर्थ है, ये बीच से रेखा गई, तो जब भी इस तरफ की बात आएगी ना तो यहाँ पे दिन को जोड़ा जाएगा, और जब भी इस तरफ की बात आती पश्चिम की ओर जाएंगे तो दिन को यहाँ पे घटाया जाएगा। इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। 0 डिग्री से दाहिने जाने पर दाहिना ये होता है राइट, ठीक है, लेफ्ट ये होता है, समय प्लस होगा एवं दिशा पूर्व होगी। 0 डिग्री से बाएं जाने पर समय माइनस होगा और दिशा पश्चिम होगी, ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखना है। अब बात आती है GMT से किसी भी देश का समय जानने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग करते हैं, बाकी आपको नहीं याद रखना है। देशांतर के ध्रुवों की ओर बढ़ने पर दूरी कम व ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, आपको बताया है। जबकि एक बात बताओ, अच्छा क्या अक्षांशों की दूरी कभी शून्य होती होगी? बताइए। अक्षांशों की जो दूरी है वो ऐसे ऐसे रहती है, हमेशा आपकी शून्य होती होगी? कभी बिल्कुल भी नहीं होती होगी शून्य अक्षांशों की दूरी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब बात आती है यहाँ पे देशांतर के ध्रुवों की, हाँ ये तो हो गया शून्य के बारे में। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर के मध्य जो दूरी होती है वो 1.13 है ना, यानी 1.13, मतलब ये जो हमने बोला ना बीच में, तो ये यहाँ की इतनी दूरी है। 180 डिग्री के समांतर ही डेट लाइन होती है, मतलब जो 180 डिग्री हमारा है इसी के समय पे हमें डेट लाइन भी देखने को मिलती है, क्लियर। अगर हो सकता है इसमें शो करेगा तो हम आपको दिखा देते हैं। हाँ शो कर रहा है, शो कर रहा है बेचारा। यहाँ पे देखो डेट लाइन आपको दिखाएगा, यहाँ पे इसको दिखाना चाहिए डेट लाइन के रूप में, यहाँ पे रुकना, एंटी मेरिडियन, मतलब ये जो है ना इसी को यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन ये टुकड़े में होती है। आपके उस पर मैप में होगी ऐसे तिरछे तिरछे करके उसको दिखाया गया है। इसमें दिखा तो रहा है लेकिन वो शो ऑफ नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, बेचारा लड़ाई कर लिया है मुझसे। यहाँ पे इसको दिखाना चाहिए, खैर कोई बात नहीं, नहीं दिखा रहा है। आपके पास मैप होगा उसमें आप देखिएगा, यहाँ पे कट की गई है, ठीक है, वो बस इसी रीजन से कट की गई है ताकि किसी प्रकार का मतलब टाइम को दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ें चलिए यहाँ पे नहीं दिखा सकते। ये कई स्थानों से मुड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय
तिथि रेखा कई स्थानों पर मुड़ी होती है, क्योंकि अगर इसको सीधी रेखा में लाया जाता है तो कई देशों में एक ही डेट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे डेट को चेंज करने के लिए इसे कई भागों में डिवाइड किया गया। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसे कई भागों में डिवाइड क्यों किया गया, तो आप बता सकते हैं, बाकी आपको नहीं याद रखना है। 180 डिग्री के दाहिने पर पश्चिम होगा, मतलब इस तरफ को जाने पे 180 डिग्री के दाहिने पे पश्चिम होगा, वह एक दिन घटाया जाएगा, तथा बाएं जाने पर पूर्व होगा, वह एक दिन जोड़ा जाएगा। मतलब बिल्कुल वही पुरानी बातें हैं, ठीक है। ये 180 डिग्री हमने मान लिया, इसके दाहिने जाने पर उस तरफ को ये कह रहा है, पुरानी वाली स्थिति को, ठीक है। तो वहां पे होता है पश्चिम और एक दिन घटाया जाता है, जबकि बाएं जाने पर हम कहेंगे कि वो कहलाएगा पूर्व और वहां पे एक दिन जोड़ा जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरफ को जाएंगे तो एक दिन जोड़ा जाएगा। एक ही समय में पूरे ग्लोब पर 3 तारीखें या 3 डेट लाइन होती हैं, कारण डेट लाइन का स्वरूप मुड़ा हुआ है। बाकी आपको याद नहीं रखना, आपको अच्छे से पता है कि हमारे देश में तो एक ही टाइम लाइन है, बाकी हर जगह पे अलग अलग होती हैं। रसिया में भी शायद सबसे ज़्यादा टाइम लाइन है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब बचता है भारत का भौगोलिक अध्ययन, पहाड़, पठार, आधार रेखा, ये सारी चीज़ें हम अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और आपको भी दिक्कत हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि तथ्यात्मक चीज़ें हैं। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।